हेलो गाइज, मैं आपके लिए एक और नई डोंगुआ को लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम लिटिल फेरी याओ है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हवेली पैलेस को दिखाया जाता है और फिर वहाँ पे हमें हीवान को भी दिखाया जाता है जिसको कि हिडन पैलेस के लीडर के तौर पर जानते हैं। फिर वहाँ पे एक मिस्टीरियस सी आवाज बोलती है, हजारों साल से सीवन की ट्राइब्स दोनों बिल्कुल ही शांति से रह रही है, लेकिन मैं बहुत सारे लेटर्स मिलने लगे जिसमें कि फाइट के चैलेंज के बारे में लिखा हुआ था। वो सब फाइट के चैलेंज तुम्हारे तरफ से आए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम किस वजह से ये सब कर रही हो। फिर वहाँ पे हीवन बोलना शुरू करती है कि तुम नॉर्मल पीपल को तो बिल्कुल भी नहीं समझते और तुमने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार भी किया है और बुरा कर भी रखा है। इतना कहकर वो अपने पास से 3 टेलीपोर्टेशन तो उनको बाहर निकाल लिया था और वो उसका यूज करते हुए वो अपने 3 बंदों को वहाँ पे बुला लेती है। वो तीनों काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहे थे और फिर वो जैसे ही वो वहाँ पे लैंडिंग करते हैं वैसे ही वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेवेलनी आर्मी भी उनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो चारों बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं जिस वजह से वो काफी आसानी से उन सबको मार रहे होते हैं। यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यूजाओ है। वो बोलने लग जाती है, इवन अपने आप को समझती क्या है कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि जैसे ये हमारे ऊपर अटैक कर रही है। वहाँ पे एक डीमन ने यूजन पर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें एक बंदा बाहर निकलता है और वो अपनी एक ही फिंगर का यूज करते हुए उस डीमन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो सभी देखने लग जाते हैं कि ये आखिरकार किसने किया। फिर उन सबको पता चलता है ये तो कोई और नहीं, वॉर ऑफ गॉड है। इसका नाम नानजी था। सब वॉर ऑफ गॉड को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि अब तो ये मर के ही रहेगी। चीज को देख के इवन भी वॉर ऑफ गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए 2 बंदों को भेज देती है और वो काफी तेजी से वॉर ऑफ गॉड की तरफ जा रहे होते हैं। उस लड़की ने वॉर ऑफ गॉड के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वॉर ऑफ गॉड का कुछ भी नहीं बिगाड़ता है और आखिरकार वो उनको एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेता है और साथ ही साथ उसने अपने पास से 100 लुकिंग टावर को निकाल लिया था, जिसका यूज करते हुए वो उन दोनों को ट्रैप कर लेता है। उनको जान से मार दिया था और उसके बाद उसने नानजी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसका मार्क्स भी टूट गया था। से हीवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो नानजी पे बहुत ही गुस्से से अटैक कर देती है, लेकिन नानजी भी उसके अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर रहा होता है और उसके चेहरे को देख कर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मन तुम इस जगह पे क्या कर रही हो और आखिरकार तुमने इस शैडो क्लोन को जोन क्यों कर लिया। दूसरी तरफ हीवन उसकी बात को इग्नोर कर रही होती है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। उस अटैक से नानजी बच रहा होता है। दूसरी तरफ यूजो भी उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो गॉड ऑफ गॉड सिलेर है। नानजी को ये तो पता ही नहीं होता है कि जिससे वो फाइट कर रहा है वो उसी की बहन है। दूसरी तरफ ह्यून काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और बोलती है आज तो मेरे हाथ से कोई भी जिंदा बच के नहीं रहेगा। इतना कहकर उसने सबसे अपना पावरफुल अटैक नानजी पे कर दिया था, लेकिन उसको बचाने के लिए यूजो उसके सामने आ जाती है और वो अटैक उसको लग जाता है, जिस वजह से उसका मार्क्स भी हट गया था। और उसका चेहरा देख के तो हीवन की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। पहले से एक वॉइस बोलता है कि हीवन तुमने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर चुकी है, इसीलिए वो उस पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन तभी हीवन अपनी बहन को अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों को बचाने के लिए नानजी अपना फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस सारे अटैक को काफी आसानी से रोक देता है और बोलता है पर आपको कोई गलती होगी, आपको हीवन की एक बार बात सुन लेनी चाहिए। इस बात को सुन के एम्पर बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम अपने बहन से गद्दारी कर रहे हो, इसका नतीजा तो तुम जानते ही होगे। दूसरी तरफ हीवन अपनी बहन से बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम तो इस गॉड क्लैन के अंदर होगी। दूसरी तरफ इस बात से एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो दोनों बहनों के ऊपर अटैक कर देता है और फिर नानजी बोलता है कि वन तुम अपने आप को संभाल लेना। लेकिन यूजो की हालत तो काफी ज्यादा खराब होती है, जिस वजह से हीवन अपना पावर का यूज करते हुए उसके सोल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसमें कि कुछ टाइम लगने वाला था। एम्परर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन हीवन भी उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका वेपन ही टूट जाता है। लेकिन वो प्रोसेस भी पूरी तरीके से पूरा हो गया था, जिस वजह से हीवन के पास उसकी बहन की सोल आ जाती है। इस वजह से हीवन की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है और वो नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन नानजियान उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता है। लेकिन हीवन की आंख बंद हो चुकी है और नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हीवन को हील कर रहा होता है और वो एकदम ठीक हो जाती है। और फिर हम उस पर्सन का नाम बताया जाता है जिसका नाम जीवन था, 4 गार्डियन में से एक था। जैसे हीवन ठीक हो जाती है वो बोलता है मास्टर आप तो बड़ी जल्दी ही ठीक हो गए। वो बोलता है कि मैंने अपनी पावर का यूज करते हुए आपकी सोल को यहाँ पे लेकर आया हूँ। इस बात को सुन के यूजो को कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। बोलते हैं कहीं ये बात तो नहीं है कि मैं हीवन की बॉडी में आ चुकी हूँ।
फिर वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये बात इसको पता चल गई तो ये आखिर क्या करेगा मेरे साथ। तो बोलते हैं कि तुम मुझे अपना मास्टर बोल रहे हो, तो तुम्हारे नेक्रोमेंसी रिचुअल में क्या कोई गड़बड़ी थी? उसकी ऐसी बात को सुन के जियोन बोलता है तो ये सब तो सारी डिसेबल की गलती है। मुझे पहले ही सोल कॉलिंग फ्लैग के बारे में बताया था, लेकिन डिसेबल्स उस ट्रेजर्स को लाने में नाकाम हो गए, जिस वजह से ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाई, जिस वजह से आपकी सोल पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई है। तो इसीलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, बस मुझे आप एक और मौका दे दीजिए, इस बार आपकी उम्मीदों पर खरा जरूर से निकलूंगा। फिर उसकी बात सुन के बोलते हैं ये जो कि तुम मेरे बारे में तो ज़रूर से जानते होगे, जल्दी से बताओ तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो। फिर जीवन बोलता है मास्टर आपके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जीवन बोलता है कि इन सब की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी। मेरे एंसेस्टर चीफ मर गए थे, जिस वजह से यहाँ पे सभी लोग सोचने लग गए कि यहाँ पे अगला वर्ल्ड का लीडर कौन बनेगा। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी दिनों तक और काफ़ी सालों तक फाइट होती रही। इस बात को सुन के यूजुअन बोलते हैं कि इतनी लंबी कहानी मेरे पास सुनने का टाइम नहीं है, इस वजह से तुम शॉर्ट में सुनाओ ये सब। आप इस हिडन वर्ल्ड के अब नई मास्टर है, जिस वजह से आपका बस एक ही मकसद है कि उन सभी गॉड्स को जान से मार डालना। इस वजह से आप हेवनली पहले से लड़ने के लिए चले गए थे, लेकिन उस फाइट में आप काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई, जिस वजह से मुझे इस सोल जेट का इस्तेमाल करना पड़ा। इस वजह से आपकी सोल यहाँ पे आ पाई है। फिर उसकी बात सुन के तो उसको भी समझ में आने लग जाता है कि सोल जेट की वजह से ही मेरी सोल इस हीवान के अंदर आ पाई। लेकिन तभी वहाँ पे जियोन उसके पास में आ जाता है और फिर उसकी बॉडी के कंडीशन को देख के बोलता है कि मास्टर आपकी सोल की पावर बस 10% ही रिकवर हुई है, जल्दी से जल्दी आपको सोल को रिकवर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूजा को एक नदी में देखते हैं, जिसमें कि बैठ के वो अपनी सोल को रिकवर कर रही होती है। वो वहाँ पे बैठ के सोचने लग जाती है कि वो हिडन लॉर्ड की शक्ल मेरे से इतनी ज़्यादा मैच क्यों करती थी और आखिरकार वो मुझे अपनी बहन क्यों बोल रही थी। लेकिन हम कुछ भी हो, लेकिन मैं तो इस हिडन क्लैन की मास्टर बन चुकी हूँ, मैं इनको छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इनको पता चल गया कि मैं वो नहीं हूँ तो ये मुझे मार डालेंगे। अभी वहाँ पे हमें बहुत सारे बीस्ट को भी दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जीवन अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी मास्टर इतनी ज़्यादा अजीब क्यों हो चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझसे नफरत करने लग गई है। यूजॉय के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत सारे बीट्स नानजी को भी ये सारी खबर हो चुकी थी, जिस वजह से ह्यूवान के लिए निकल जाता है और बीस्ट भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जीवन भी उन सबसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उनको बारी बारी मारने लग जाता है, लेकिन जीवन से बच के 2 मॉन्स्टर ह्यूवान के पास आ जाते हैं और वो यूजुआ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर पाते हैं, लेकिन जीवन भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन यूजुआ की बॉडी से एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वेव निकलती है, जिससे कि वो दोनों मॉन्स्टर मर जाते हैं। फिर वो बोलता है मास्टर आपकी सोल बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो रही है, और फिर वो उसकी बॉडी को भी देख लेता है, जिस वजह से उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। मुझे आपको ऐसे देखने की कोई भी इंटेंशन नहीं था, जिस वजह से मास्टर आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वापस से वो पलट के यूजा को देखने की कोशिश करता है, लेकिन यूजा उसको एक स्पिरिट बॉल से मारती है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। वहाँ पे नानजी भी आने लग जाता है, जिस वजह से यूजिया उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लग जाती है। उसके पास यही एक मौका था गॉड ऑफ नानजी से मिलने का। जीवन उसके तरफ 2 स्टोन को फेंक देता है और फिर उसके पास बड़ी तेज़ी से आ जाता है और बोलता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन स्टोन है। काफ़ी तेज़ी से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उनके टेलीपोर्ट होते ही फिर हमें यूजर को दिखाया जाता है। फिर वो बोलती है कि इतनी अच्छी सिटी उससे मिलने के लिए मिस कर दी, इस गधा है ये तो एक नंबर का। उसके बाद जीवन बोलता है कि मास्टर आपकी सोल बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई है, लेकिन आपकी पावर अभी रिकवर नहीं हुई है, जिस वजह से आप फाइट नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और जो भी टाइम बचा है उसका यूज़ करते हुए हम अपने तीनों गार्ड को ढूंढ लेते हैं। और अगर वो तीनों हमें मिल गए तो उन तीनों का यूज़ करते हुए हम आपकी पावर को रिकवर करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। इस बात को सुन के जो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मैंने हेवनली पैलेस के तरफ कोई हमला करने की कोशिश की तो वो हमें जिंदा तो छोड़ेंगे नहीं। तो अगर मैं इनके बारे में उन सभी को बता दूं, लेकिन वो मुझे पहचाने ही नहीं और वो मुझे ही मार दे तो, और वो ये सब अपने मन में सोच रही होती है। लेकिन जीवन तो अपने दोस्त को ढूंढ रहा होता है, जिसका नाम यानन है, और वो बोलता है कि आखिरकार वो यहाँ से चली कहाँ गई, तो मुझे उसको खुद ही बुलाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने वहाँ पे एक बैल था उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिट निकलने लग जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से उन दोनों को अपने चारों तरफ घेर लेती है। उसके बाद यूजुआ बोलती है कि तुम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे क्या? फिर जीवन बोलता है नहीं मास्टर, मैं तो लानियान की बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है।
और जो उसको देखता है वो उसके प्यार में ही पड़ जाता है। ये तो बस उनके छोटे से पेट्स है। फिर जीवन उनको बड़े आसानी से हारा देता है और जब वो हार जाते हैं तो वो एक क्यूट से पेट में बदल जाते हैं। फिर जीवन उनके पास में चला जाता है और जीवन की शक्ल देख के वो चारों 6 एनिमल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। सभी एनिमल को देख के जीवन सोच रही होती है कि काश मुझे भी एक ऐसा मौका मिला होता है जीवन से पीछे छुड़ाने के लिए। फिर जीवन अपने मास्टर से बोलता है, आपको मास्टर यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं हो, मैं यहाँ पे हूँ ना। फिर तभी वहाँ पे एक कुंग फू पांडा आ जाता है। जीवन और उसके मास्टर पे अटैक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़े आसानी से उसका अटैक डॉज कर लिया था। उस पांडा को देख के जो बोल रही होती है, अच्छा ये है अन्यान। उसकी बात सुन के तो वो कुंग फू पांडा भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद जीवन बोलता है, मास्टर आप ये क्या बोल रही हो, ये तो उसका पेट है। उसकी बात सुन के वो पांडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जीवन पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन जीवन उसके सारे अटैक को बड़े आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है और उससे मजे ले रहा होता है। हवा का पत्ता नीचे आने लग जाता है, जिस पर यूजिया भी ऊपर देखती है। फिर उसे पता चलता है कि ऊपर से एक लड़की नीचे उतर रही होती है, जिसका नाम। फिर वो नीचे आने लग जाती है और वो गुस्से में बोलती है, किसकी हिम्मत होगी जिसने मेरे बॉयफ्रेंड पर अटैक कर दिया। लालियान यूजिया को जिंदा देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके पास में आ जाती है। आखिरकार हमारे बॉस वापस से आ गई, लेकिन इनका स्टाइल तो काफी ज्यादा चेंज लग रहा है। और फिर इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज करने लग जाती है। और फिर जब वो अपनी पावर का पूरा यूज कर लेती है तब उसे पता चलता है कि सोल सी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 3 बॉडी होती है, सोल बॉडी। उसके बाद जीवन से बोलती है, आखिरकार तुमने कौन सी गलती कर दी कि मास्टर की बॉडी में 3 सोल है। जीवन बोलता है कि मेरी मास्टर वापस तो आ गई, लेकिन उनकी मेमोरी वापस नहीं आ पाई। मेमोरी लॉस होने से इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी पावर तो होनी ही चाहिए। इस बात को सुन के जीवन बोलता है कि अफसोस, ये तो मेन दिक्कत है, उनकी मेमोरी लॉस के साथ साथ उनकी पावर भी कम हो चुकी है। कि ऐसी बात सुन के लानियन तो वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है और फिर वो अपने डीमन पांडा को भी अपने पास में बुला लेती है। इस चीज को देख के जीवन उसके पास में चला जाता है और बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ से कहाँ जा रही हो, यहाँ पे क्या करूँगी, इतने कमजोर मास्टर जो कि मुझसे भी कमजोर है, इनका क्या करूँगी। इस बात को सुन के जीवन बोलता है कि हमारे मास्टर की पूरी पावर रिकॉन होने के लिए 300 साल का समय चाहिए। इसके बाद ये सबसे ज्यादा पावरफुल इस रेलम की पर्सन बन जाएंगी। लेकिन लानियन उसकी बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है और वो अपनी मास्टर को छोड़ कर वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ से जाने लग जाती है। इस चीज को देख के जून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पास से एक डैगर को भी बाहर निकाल लेता है। जो उससे बोलता है, सच में तुम्हें मेरी मास्टर की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुन के लानियन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो भी अपना वेपन लेके उसको अटैक कर देती है और बोलती है, कमजोर मास्टर मेरे फादर को क्या ढूंढेंगी। ऐसी बात सुन के तो जो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जीवन बोलता है कि एक बार बस हमारे मास्टर की पावर वापस से रिगेन हो जाए, उसके बाद तो तुम्हारे फादर का पता आराम से लगा लेगी हमारी मास्टर। फिर लानियन बोलती है कि ऐसी बेकार बात तुम मुझसे करोगे नहीं, तो मुझे ये पता है कि हमारे मास्टर की पावर लाने के लिए ज़्यादा हमें परेशानी होगी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। उसके बाद जो उसके पास में आ जाती है और उससे पूछते है कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं अपनी पावर को वापस से रिगेन कर पाऊँ। वो बोलती है कि हमें नानजी का सोल लुकिंग टावर को चुराना होगा। ट्रेजर तुम्हारे पावर को वापस से रिगेन करने में मदद कर सकता है, लेकिन हम वो ट्रेजर नहीं चुरा पाए, तो उसके लिए हमें मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। मार्च में साइन लेक की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें तुम डुबकी लगा लोगे तो तुम्हारे पावर काफ़ी ज़्यादा रिगेन हो सकती है। उसकी ऐसी बात सुन के तो यूजर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलते हैं कि सच में ऐसा हो सकता है। उसकी ऐसी बात सुन के वो तीनों बोलते हैं, हाँ सच में। उसके बाद लानियन बोलती है जीवन से कि अगर तुम अपने मास्टर के साथ फाइट करते रहो तो अपनी मास्टर की पावर तुम जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हो। उसके बाद जीवन अपना लीड डाउन कर देता है और बोलता है कि मास्टर मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। उसकी ऐसी नौटंकी को देख के लानियन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद उसको एक आइडिया आता है और फिर वो एक अपनी पावर का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। उसकी मदद से उसने एक बीस्ट को भी वहाँ पे समन कर लिया था। फिर वो उसके बीस्ट को अपने मास्टर के पास लेके आके बोलती है कि अगर आप ये खा लोगे तो आपकी पावर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और आप काफ़ी आसानी से फाइट भी कर पाओगी। मैं इस बेबी के कारण ही इतने सारे कमाल के मॉन्स्टर को पकड़ पाती हूँ और इसमें से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आ रही है। बस आप इसको खा के देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। लेकिन फिर जिन्होंने इस स्पिरिट को देख के बोलती है इसमें तो काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है। फिर उसकी ऐसी बात सुन के बेबी बोलती है कि मैं हम दोनों मिलके एक जिंदा स्पिरिट को लेके आएंगे जिसको आप खा के आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अभी के लिए तो मेरे पास बस यही है।
को इसी को खा के अपना काम चलाना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है। इसमें हमें गॉड प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक बंदे को बहुत सारे चेन ने पकड़ रखा होता है, गार्डियन में से एक था। नेक्स्ट में हमें लानियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो बीस्ट लानियन को काफ़ी गंदी नज़रों से देख रहा होता है, जिससे कि जीवन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और उस बीस्ट को मार देता है। ये वही पर्सन है जो कि प्रिजन में कैद था और इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा होता है। उस पर्सन ने आते ही बेबिक पे काफ़ी तेज़ी से अटैक कर दिया था, लेकिन लानियन ने उसके अटैक को अम्ब्रेला की मदद से काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। जीवन भी वहाँ पे खड़ा हुआ था और फिर वो बोलता है कि सीनियर यंग तो वापस से काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुके हैं। इसका नाम सुन के, पर्सन का नाम सुन के यूजा को कुछ याद आता है। इसका नाम तो सुन जियांसू है। ये तो हजारों साल पहले गायब हो गया था, मुझे क्या पता था कि ये इधर पे है। जीवन और जियांसू के बीच में फाइट हो रही होती है और जीवन उससे काफ़ी ज़्यादा हार रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने अम्ब्रेला का यूज़ करते हुए वहाँ पे दो मैंने स्पिरिट को समन कर लेती है। जियांसू के सामने ये तो बहुत ही आसान काम था और वो काफ़ी आसानी से उस स्पिरिट को मार देता है, लेकिन बेबिट उसको पीछे से हमला करने का मौका मिल जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जियांसू ने उसको काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था और वो पीछे गिर गया था। इससे जीवन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफ़ी खतरनाक तरीके से आसपास के बैम्बू को काटने लग जाता है। और फिर जब वो जियांसू पर अटैक करता है, लेकिन जियांसू उसको गले से पकड़ लेता है। उनके सामने मौत होती है, लेकिन जीवन उससे नहीं डरता और फिर वो अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर आप यहाँ से भाग जाइए। और उसकी ऐसी बात सुन के जो अपने इतने ज़्यादा फिक्र करते हुए देखकर उसे भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होता है। ने जो भी जीवन के साथ समय बिताया था वो फ्लैशबैक होने लग जाता है कि जीवन ने भी जियांसू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से जीवन उसके हाथ से छूट जाता है। बाद से जियांसू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर यूजिया पे वो अटैक करने लग जाता है, लेकिन यूजिया तो बस उसके अटैक को डॉज ही कर पा रही थी। जियांसू तो उसका पीछे छोड़ ही नहीं रहा था। वैसे यूजिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो बोलती है कि इस तरह से तो मैं काफ़ी आसानी से मारी जाऊंगी। उसके बाद जियांसू ने भी अपने सबसे ज़्यादा खतरनाक मूव यूजिया पे अटैक कर दिया था, लेकिन तभी यूजिया पे बहुत ही ज़्यादा ऑरा प्रेशर बाहर निकलता है, जिस वजह से जियांसू उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है। वो उसकी ऐसी पावर देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है ये तो मेरे मास्टर की पावर है। लेकिन यूजिया तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन तभी हीवन पे आ जाती है, जिसने अपना वेपन यूज करते हुए जियांसू को पकड़ लिया था। उसके बाद हीवन यूजिया को अपने वेपन के बारे में बताती है, जिसका नाम एलविप कहते हैं और ये किसी की भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। यूजिया तो उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो अपने मन में बोलती है, अच्छा ये है इसकी पावर असली। फिर उसके बाद हीवन अपने वेपन का यूज़ करने लग जाती है और जियांसू की पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। और जब जियांसू शांत हो जाता है तब वहाँ से हीवन भी चली जाती है। वो वहाँ से गायब हो जाती है और बोलती है, जब तुम अपनी सोल पावर को और ज़्यादा रिकवर कर लोगी तब हमारी मुलाकात तो वापस से होगी। जब हीवन वहाँ से चली जाती है तब वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि अभी तक हीवन नहीं मरी है, वो अभी तक मेरे बॉडी में है। फिर वो अपने मन में ही सोच रही होती है, आखिरकार उसने अपना वेपन मुझे ही कोई दे दिया। पता नहीं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जल्द से जल्दी मुझे हेवनली पैलेस को ये सारी खबर बतानी होगी, जिसकी वजह से वो मेरी मदद कर पाए। उसके बाद हम लानियन को देखते हैं, जो कि जियांसू के पास आके उससे अपना गुस्सा उतारने लग जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेबी पे क्यों अटैक कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पे जीवन भी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें इतना भी होश नहीं था कि तुमने मेरा गला ही पकड़ लिया था और मैं मरने के कगार पे था। पता है तुम्हारी इस हरकत के कारण हमारी मास्टर कितनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। लेकिन तभी जियांसू अपनी पावर को यूज करते हुए उसको अपने पास से दूर कर देता है। उसके बाद जियांसू बोलता है, मास्टर मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर देना। मुझे लगता है कि गॉड प्रिजन की चैन ने मेरे ऊपर काम नहीं किया, जिस वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। लानियन उसकी इस बात को भी सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी वजह हो, तुम्हें मेरे फ्रेंड बेबिक पे हमला नहीं करना चाहिए था। लेकिन जियांसू तो उनकी बात पे इग्नोर कर देता है और फिर वो बोलता है कि तुम तो हीवन की सिस्टर हो, मैंने बस थोड़ी ही देर में जान लिया था कि ये हीवन नहीं जियाओ है। लेकिन जियांसू की ऐसी बात सुन के बेबिक बोलता है, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इस वजह से तुम अपने मास्टर को भी नहीं पहचान पा रहे। उसके बाद लानियन भी अपने बॉयफ्रेंड का साथ देते हुए बोलती है कि तुम तो हिडन वर्ल्ड के फॉलन गॉड हो, इसके बाद में तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे बन सकते हो। तुम हमारे मास्टर को अपना टैलेंट नहीं दिखाते तो हमारी मास्टर तुम्हें गार्डनर के जॉब में नहीं रखती। ये जो तो बेबिक को बात करते हुए देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलते हैं, क्या तुम भी बात कर सकते हो। फिर बेबिक बोलता है, हाँ मैं एक डिमन पांडा हूँ जिस वजह से बात कर सकता हूँ और मैं इंसानों के साथ कई सालों तक रहा हूँ, जिस वजह से मुझे लैंग्वेज आती है।
कि लालियन तो बस मुझे एक लिटिल बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। फिर लालियन अपने मन में सोच रही है, अच्छा बेटा मेरे मास्टर के सामने इतनी ज़्यादा चापलूसी कर रहा है। वो सब ऐसे ही कुछ बातें करने लग जाते हैं। लेकिन तभी जियांसु जियो के पास में आके बोलता है, तुमने मेरी हिडन पावर को सप्रेस करके मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहसान किया है, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बताओ मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। कि ऐसी बात सुन के लायन बोलती है कि हमारी मास्टर की तीनों सोल खो चुकी है, जिसे तुम ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हो। मास्टर के पास उनकी बस थोड़ी बहुत ही पावर है। लायन की ऐसी बात सुन के जीन भी बोलता है, क्यों ना हम चैंगयूंग को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी आसानी से लड़कियों को पटा भी सकता है। और अगर वो हमारे साथ आ गया तो हम सोल लॉकिंग टावर को बड़ी आसानी से ही पा सकते हैं। बात को सुन के तर्जुन बाहरी बार से तो स्माइल पास करती है, लेकिन वो अपने मन में सोच रही होती है कि तीनों ही बंदे को मुझे संभालने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और ये जीवन का बच्चा एक और बंदे को शामिल करने की बात कर रहा है। इसके बाद लायन भी बोलती है, चलो फिर साउथ पेविलियन में चलते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में साउथ पेविलियन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हमें बहुत सारे लड़की लड़कों को दिखाया जाता है जो कि आपस में मौज मस्ती कर रहे थे, वो भी कमरे में बंद होके। और फिर लायन बोलती है कि इसमें ये पवेलियन एक जन्नत कहलाने के लायक है। यहाँ पर चारों तरफ खुशी का माहौल फैला हुआ है, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बीस्ट के लैंड और ह्यूमन के लैंड से भी थे, कि आपस में अपना चक्कर बैठा रहे थे। उसके बाद लायन जीवन से बोलते हैं कि आखिरकार तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे आने के लिए अपना ड्रेस चेंज करना पड़ेगा और लड़की का कपड़ा पहनना पड़ेगा। तुम इसमें तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। तभी ईजाओ का एक बंदा आके रास्ता रोक देता है, और फिर वो उसके पास में आके बोलता है, मिस मुझे लगता है कि आप साउथ पेविलियन में पहली बार आए हो, क्यों ना आज आप हमारे साथ बैठ के एक कॉफ़ी पी लीजिए। इससे तो जून वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो दोनों के बीच में आके अपनी तलवार निकाल लेता है और बोलता है, दूर रहो मेरी मास्टर से। लेकिन वो पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा ठरकी होता है, जिस वजह से वो बोलता है कि मिस तुम नाराज क्यों हो रही हो, मैंने तो इधर कोई भी गलत बात कही नहीं। इस बात को सुन के जून बोलता है कि हाँ हाँ मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। उस पर्सन से बोलता है कि तुम हिलने की कोशिश भी मत करना, लेकिन वो पर्सन तो उसके पास में आ जाता है और उसको प्यार से देखने लग जाता है। लेकिन तभी बीच में लानियन आ जाती है, और फिर वो जीवन से बोलती है, ओए होए तुम तो काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुके हो। तो फिर वो अपने मास्टर को आगे भेज देती है, और फिर जीवन से बोलती है, अब तो मैं मान ही चुकी हूँ कि तुम्हारा टेस्ट लड़कों में है, लड़कियों में नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों को एक कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पे कि लानियन अभी भी जीवन को परेशान कर रही होती है। फिर यूजा उनको काफ़ी गुस्से में दोनों को शांत करा देती है, और फिर वो तीनों एक साथ एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। और फिर आर्यन कहती है कि मैं एक बार जियांसु को भी एक लड़की के कपड़े में देखना चाहती हूँ। ये सब वो अपने मन में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पे बेबिक भी लड़की के कपड़े में भागते हुए यहाँ पे आ जाता है और एक टेबल पे जाके बैठ जाता है। बेबिक लानियन से बोलता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर लानियन उसका फेवरेट फूड वहाँ पे रख देती है, जिसको देखते ही वो उस फूड पे टूट पड़ता है और उसको काफ़ी तेज़ी से खाने लग जाता है। पर लानियन उसको खाते हुए देखते हुए बोलती है, मैं तो इसकी इसी क्यूटनेस पे फिदा हूँ। उसके बाद बेबिक उन सभी को बोलता है कि यहाँ पे एक पेविलियन में फाइट होने वाली है। मैंने लालू से बात की थी, जो बोल रहा थी कि मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन लेके ही आऊँगा, हमारी हेल्प भी करेगा, लेकिन पता नहीं उस गधे को कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर उसकी बात सुन के लानियन काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है और बोलती है कि बेबिक तुम्हें इतना जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। साउथ पेविलियन में आए हैं तो हमें यहाँ पे अपना शो एंजॉय करना चाहिए बस। और यहाँ पे लालू तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, और उसकी फ़ाइट देखने के लिए तो सब बेताब हो रहे होंगे, इसलिए तो सभी उसको पसंद करते हैं। वो सब ऐसी बकवास भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि हमें नेक्स्ट सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है, अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था, और साथ ही साथ वो एक जंप लगा के यूजा के कमरे के बाहर ही आ जाता है। जो भी उस बंदे को देख रही होती है, और उस बंदे को ये पता चलता है कि ये मुझे देख रही है। इस चीज़ को देखते ही वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस चीज़ को लानियन देख लेती है और वो बोलती है, मास्टर आपको ये कैसा लग रहा है ये बंदा। और यूजा का ये तो कहना ही था कि मेरे को वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस बात को सुनते ही बेबिक और जीवन उसको लाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ तक इसीलिए रुके थे कि जिससे कि वो उनकी मास्टर उनको ऑर्डर दे। लेकिन यूजिया तो अपने मन में सोच रही होती कि कैसे ये बंदे हैं, इसी अपने मास्टर के लिए उस बंदे को भी चोरी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन यूजिया तो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए उनसे बोलती है कि तुम्हें उसके पीछे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अभी इस मामले में पढ़ना नहीं है। और फिर वो उनसे बोलती है कि पहले मुझे अपने तीनों सोल को रिकवर करना है। बात को सुन के लानियन बोलती है कि मास्टर सच में आप काफ़ी ज़्यादा कमाल हो। लेकिन उसका बस ये सब कहना ही था कि तभी बाहर से फेदर उड़ के आने लग जाते हैं। मोर के पंख को देख के बेबिक बोलता है, तो लालू के पंख है, इसको दूसरे नाम से
चैंगू बोलते हैं और ये जब सभी लोगों को सामने आता है और जब भी सब लड़की उसे देखती है तो सभी उसके दीवानी हो जाती है। और फिर इसके बारे में बताया जाता है कि साउथ पवेलियन का ओनर होने के साथ साथ एक डीमन भी था। और उसके बाद वो यूजाओ के पास में आ जाता है और वो बोलता है मैं हीवन को अपने पवेलियन में वेलकम करता हूँ। तो गाइज आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा कि गॉड और डीमन लॉर्ड भी दोनों हीवन ही है और हीवन कोई नॉर्मल लीडर नहीं है, पूरे हिडन वर्ल्ड का पूरा लीडर वही है। इस हिडन वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डीमंस रहते हैं जिस वजह से इसको डीमन वर्ल्ड भी कहा जाता है। डीमन लॉर्ड होते हैं वो डीमन किंग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो ऐसे डीमन लीडर के अंडर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। चैंगू कोई मामूली इंसान नहीं है, जो हिडन लॉर्ड था उसका एक आखिरी गार्डियन है। और अब हीवन के पास टोटल 4 गार्डियन आ चुके हैं। पहला तो आप सबको ही पता है जियोन, और फिर दूसरा लानियन और तीसरा चैंगू, चौथा जियांसु। भाई यूजियो अपने मन में सोच रही रहती है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद तो चैंगू यूजियो के पास में आ जाता है और फिर वो यूजियो का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो यूजियो की तरफ बढ़ने लगा था, जिस चीज़ को देख के लानियन और बेबी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन यूजियो उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ा लेती है। वो अपने मास्टर को ऐसे हरकत करते हुए देख के बोलता है कि सच में लौट आप तो वापिस से नहीं बदली, अगर आपको मुझसे अजीब लग रहा है तो मैं आपको कंफर्ट भी कर सकता हूँ। इतना कहकर वो उसको काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और वो अपना वेपन निकाल के यूजियो के गले के ऊपर रख देता है, लेकिन जियोन भी उसके गले के ऊपर अपना तलवार रख देता है। फिर वो चैंगू से बोलता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि तुम अपने मास्टर पे अटैक करने पे आ चुके हो। इस बात को सुन के तो साथ पवेलियन के सारे लोग और बेबिक और लानियन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो बोलती है मास्टर सच में आप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, आपके चेहरे पे तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, मानना पड़ेगा आप हमारी लॉर्ड कहलाने के लायक हो। और इस बात को सुन के यूजियो अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पे मेरी फटी पड़ी है और ये पता नहीं क्या बकचोदी कर रही है। मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी यहाँ पे हिल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पैरों का यूज ही नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं अपने पैरों का यूज कर पाती तो मैं यहाँ से तुरंत ही भाग जाती। लेकिन इतना देर खड़ा होने के बाद भी कुछ नहीं होता तो बेबी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे ये पंख कितनी देर तक ऐसे उड़ते रहेंगे। इस बात को सुन के चैंगू अपना वेपन नीचे रख देता है, उसने अपने फैदर को भी गायब कर दिया था। उसके बाद यूजियो जियोन को भी अपनी तलवार हटाने के लिए कह देती है। तभी उस जगह का वेदर खराब हो जाता है और वहाँ पे आंधी बारिश आने लग जाती है। अभी वहाँ पे चैंगू कहता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, नानजी इधर कर क्या रहा है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पवेलियन में एंट्री करने की। तो अब मुझे पता चला कि ये यांजू का बच्चा छुप क्यों रहा है, क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त से नहीं मिलना चाहता है। जियोन बोलता है कब से वो हमें मिलने से मना कर रहा था और वो तब से हमारा पीछा कर रहा है, उसको ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से यहाँ पे आ गया। फिर लानियन बोलते हैं कि हमारे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें नानजी से उसका सोल लुकिंग टावर को लेना होगा, इससे हम अपने मास्टर की पावर को रिकवर कर सके। इस बात को सुन के यूजियो वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाती है और वो अपने मास्टर को ऐसा भागते हुए देख के वो अपने मन में सोचता है तो मुझे भी अपने मास्टर के साथ ही जाना चाहिए, और वो भी अपने मास्टर के पीछे जाने लग जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है मास्टर अभी आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो, आपकी पावर अभी रिकवर नहीं हो पाई है। वहाँ पे लानियन बोलती है अगर आपको उससे बदला लेना है तो आपको 10 साल तो रुकना ही पड़ेगा। फिर वो सभी लोग काफ़ी तेज़ी से नानजी की तरफ जाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से टकरा जाता है, जिससे कि वो इंसान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस डीमन पे चिल्लाने लग जाता है। और वो डीमन जैसे ही गिरने वाला था, लेकिन तभी नानजी ने अपने पावर का यूज करते हुए उसको नीचे गिरने से बचा दिया था। जियांसु तो वहाँ से हिलता भी नहीं है, लेकिन आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम चल क्यों नहीं रहे हमारे साथ। बात को सुनकर जियोन बोलता है कि मुझे पता है कि इस जगह पे नानजी यहाँ पे है, वजह से मैं इधर से नहीं जाऊंगा। इस बात को सुनकर जियोन बोलता है कि तुम हमारे साथ तो चलो। इस बात को सुन के नानजी बोलता है कि मेरा काम मास्टर की तीनों सोल को रिकवर करना है, ना कि किसी बंदे का पीछा करना। और उसकी ऐसी बातें सुन के तो बेबिक और तीनों गार्डियन काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके थे। दूसरी तरफ तो यूजियो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। फिर उसके बाद वो अपने मन में बोलती है कि जियांसु थैंक्स, उसी की वजह से उनका ध्यान भटका था। तभी वहाँ पे हम नानजी को देखते हैं जो कि काफ़ी आराम से आ रहा होता है। यूजियो नानजी को अपने पास आते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यूजियो नानजी के पास जाने वाली थी कि तभी वहाँ पे लानियन आ जाती है और उसे आगे बढ़ने से रोक देती है।
तो बोलती है लगता है आप अपनी कंडीशन भूल गई हो कि अभी आप उससे फाइट नहीं कर सकती। उसकी बात सुन के नानजी बोलता है कि मैं यहाँ पे किसी से भी फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पे हीवान के लिए आया हुआ हूँ। तो अपने मास्टर का नाम सुन के सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सीधा ही नानजी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन नानजी भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो उनको टेलीपोर्ट करके एक जंगल में ले आता है। चैंगमी अपने फेदर का यूज करते हुए नानजी पे अटैक कर देता है, लेकिन नानजी उसके अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। ऐसा फाइट करते हुए देख के वो भी काफी जीवन भी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और वो भी नानजी से बोलता है आ जाओ हम फाइट करते हैं। और जैसे ही अपने वो साथियों की तरफ देखता है तो वहाँ पे तो कोई दिखता ही नहीं है, सभी लोग गायब हो चुके थे। इससे तो जून काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिरकार वो मुझे इस जगह पे कैसे छोड़ सकते हैं अकेला, इसने मेरे बारे में नहीं सोचा, अकेले अकेले भाग गए यहाँ से। नेक्स्ट सीन में लाइन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रही होती है हम इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि हम वॉर ऑफ गॉड से फाइट कर सके, पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका सामना तो हम कभी भी नहीं कर पाते। कि ऐसी बात सुन के भी उसके सारे गार्डियंस उसके हामी भरते हैं। चैंगमी ने तो यूजियाओ को अपने बाहों में पकड़ रखा था और फिर वो बोलता है कि हमने वहाँ से भाग के बिल्कुल ही अच्छा काम किया। यूजियाओ उनकी ऐसी बातें सुन के भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है अपने मन में और बोलती है गधो एक बार मुझे उससे बात तो करने देते। वहाँ पे काफी ज्यादा वो हिलने भी लग जाती है और फिर ये बोलता है मास्टर अब ज्यादा हिले न, बस थोड़ी देर में हम पहुंच ही जाएंगे, वैसे भी हम जीवन की कुर्बानी को भूल नहीं सकते हैं। सीन में हमें नानजी और जीवन का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद नानजी वहाँ से तुरंत ही उससे फाइट करे बिना वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन जीवन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नानजी पर अटैक कर देता है, लेकिन नानजी उसके अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। जीवन नानजी पे अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन नानजी उसे 2 उंगली से रोक लेता है और उसे पीछे फेंक देता है। उसके बाद नानजी जीवन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि जीवन काफी आसानी से डॉज कर लेता है। नानजी वहाँ पे काफी ज्यादा तलवारों को स्पेशल एनर्जी से बना देता है और फिर वो जीवन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जीवन भी उसके अटैक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि नानजी भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था जीवन से। लेकिन नानजी वापस अपने स्वॉर्ड को समन करता है और जीवन पे अटैक कर देता है। उस अटैक से बचने के लिए जीवन वहाँ से भागने लग जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें लालिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ एक जगह पे जाके बैठ जाती है और बोलती है ये जगह सबसे खतरनाक मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे किसी के भी आने की हिम्मत नहीं होगी। वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और यूजियाओ को जैसे ही उतारता है वैसे ही यूजियाओ को काफी ज्यादा चक्कर आने लग जाते हैं और उसका उल्टी उल्टी मन होने लग जाता है। वहाँ पे ये बेहोश होकर गिरने भी वाली थी, लेकिन तभी ने यूजियाओ का हाथ पकड़ लिया था और उसको अपने बाहों में खींच लिया था और फिर उससे बोलता है लगता है मास्टर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन मैं अपने तरीके का यूज करते हुए मैं आपको शांत कर सकता हूँ, आपको कोई मदद चाहिए। इस बात को है कि क्या कहना चाहता है और वो उससे दूर हट जाती है, बोलती है कि मुझे इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी लानियन वहाँ पे रोने लग जाती है और फिर वो बोलती है मैंने जीवन के जैसा गार्डियन कभी भी नहीं देखा, तो अपने मास्टर के लिए काफी ज्यादा लॉयल था, ने अपनी जान की बाजी लगा के अपने मास्टर की जान बचाई है। इसलिए मैं यहाँ पे सभी से बोल रही हूँ कि आप भी जीवन को श्रद्धांजलि दे। सभी चीजों को देख के लानिन काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और लेकिन दूसरी तरफ लानिन वहाँ पे कहने लग जाती है कि यहाँ पर मुझे कौन बुली करेगा, वो वही तो था जो मुझे बुली करता था। तभी जीवन बोलता है जीवन तो मुझसे बड़ा गधा था, से कम उसे हमारे साथ भाग के तो आ जाना चाहिए था। अभी जियांसु जीवन के टेम्पलेट के पास आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे चढ़ावे के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे अपना पैसा तुम्हें चढ़ा रहा हूँ। इस चीज को देखते ही बेबी भी अपने प्यारे से फूड को जीवन को समर्पित कर देता है। तो ऐसा करते हुए देख के लानिन बोलती है कि ये सारी गलती अरे नानजी की है, अगर वो मुझे दोबारा दिखा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुछ ही समय पहले जी से डर के यहाँ से भाग के आई हुई, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ऐसी बातें सुन के तभी वहाँ पे नानजी आ जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम जो अभी कुछ देर पहले बोल रही थी वो यहाँ पे आके कर सकती हो। वो उनके कमरे में भी आ जाता है और यूजियाओ उसे जैसे ही देखती है उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। वो अपने मन में ही बोल रही होती है गॉड ऑफ वॉर तो काफी ज्यादा हैंडसम है, कि लालियन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने वेपन को निकाल के उससे बोलती है तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, इसकी वजह से तुम्हें हमारी इतनी आसानी से लोकेशन मिल गई। तो यहाँ पर ऐसा बात कह रही थी कि तभी वहाँ पे गेट खोलकर जीवन आ जाता है। वो बोलता है इसको लेके आने वाला मैं हूँ। बेबी उससे गुस्से में बोलता है तुम पागल हो चुके हो क्या। तभी जीवन बोलता है तो आखिरकार मैं यहाँ पे करता भी क्या। वो यूजियो के पास में आ जाता है, उसके सामने झुक के बोलता है कि मैं यहाँ पे नानजी को इसीलिए लाया हूँ क्योंकि वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। वहाँ पे नानजी भी वहाँ पे बोलने लग जाता है और बोलता है कि
तुम्हारी हिवन की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए हिवन से थोड़ी देर के लिए बात करनी है। उसकी ऐसी बातें सुन के यूजो के मन में लड्डू फूटने लग जाता है और वो बोलती है कि इसका मतलब ऐसे ये मेरे लिए आया है इधर। फिर वो अपने सपने को ख्यालों से बाहर आ जाती है और वो सभी को बाहर जाने के लिए बोल देती है, लेकिन जून बाहर जाने से मना कर देता है। तभी यूजो उनको गुस्से से देखने लग जाती है। उसके बाद वो सभी वहाँ से तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। चैंग बाहर जाते हुए बोलता है कि तुम गलती से भी इसके प्यार में न पड़ जाना तो मैं काफी ज्यादा नाराज हो जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ पर ट्रैकिंग डिवाइस भी छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जून को तो उधर अभी भी गड़बड़ी लग रही थी। तभी नानजे बोलता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी न करो, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। ऐसी बात सुन के वो काफी गुस्से में दरवाजे को बंद करके बाहर निकल जाता है। हम तीनों को देखते हैं जो कि छुप छुप के उन सभी की बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनको देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। चैंगयू अपने बटरफ्लाई का यूज करते हुए अंदर की सारी बातें सुन रहा था। तभी बेबिक बोलता है, तो लगता है ये नानजी यहाँ पे किसी और मकसद से आया हुआ है। कि ऐसी बात सुन के लानन भी उसकी बातों पे एग्री करने लग जाती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को नीचे गिरा देता है। और फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मास्टर हमें अपनी की पोजीशन से हटाने वाली है, क्या पता नानजी अपनी बातों से वहाँ पे मुकर जाए। जियांसु बोलता है अगर हम वो अपनी बातों पर नहीं अड़ा रहा तो हम उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी चैंगो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर वो उनको बताता है कि नानजी सोल लुकिंग टावर का यूज करते हुए हमारी मास्टर की सोल ढूंढने के लिए तैयार हो चुका है। और फिर वो बोलता है कि नानजी को अपने एसेंस का यूज करना पड़ेगा। और इस बात को सुन के लानिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो बोलती है अगर वो अपनी एसेंस का यूज कर रहा है तो ये सच में काफी ज्यादा बड़ी बात है। एसेंस रीजनरेट नहीं हो सकते हैं, उसे ऐसी क्या नौबत पड़ गई। अभी जून बोलता है अगर हम मास्टर की तीनों सोल मिल गई तो उसके बाद तो नानजी हमें ये सारी बातें बता ही देगा। विवेक बोलने लग जाता है कि बस हमारे मास्टर की पावर वापस आ जाए, उसके बाद तो नानजी भी हमारे मास्टर के सामने टिक नहीं पाएगा। और उनकी सारी बातें यूजियाओ और नानजी ने भी सुन ली होती है। तभी नानजी अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक साउंड बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से का वो जो बीटल होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नानजी एक जगह पे जाके बैठ जाता है और दूसरी तरफ यूजिया उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद वो कहती है, हे लॉर्ड नानजी, आखिरकार आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए गए और मुझे तो यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था। तभी नानजी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तभी यूजिया बोलती है, अरे मैं तो आपको ये बताना भूल ही गई, मुझे आपसे फॉरबिडन मार्शल आर्ट के बारे में जानना था। उसके बाद हमें फर्स्ट का सीन दिखाया जाता है। पवेलियन के अंदर एक मार्क्समैन बिना परमिशन के अंदर घुस आया था, जिस वजह से वहाँ पे जो भी परमिशन होता है वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ वो मार्क्समैन उन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है। जेट पवेलियन के अंदर हम यूजिया को भी देखते हैं जो कि आराम से बैठ के खाना खा रही थी। वो खाना खाने में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उसके आसपास में जो हो रहा था उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ वो मार्क्समैन एक बेल का यूज करते हुए वहाँ पे अपने आसपास बैरियर बना लेता है और काफी सारे अटैक्स को उसके मदद से डॉज कर लेता है। उसके बाद वो मार्क्समैन जो भी वहाँ पे डिफेंस फॉर्मेशन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद यूजिया के भी उस मार्क्समैन पे नजर पड़ जाती है। उसके बाद उसके हाथ में जो पेनेट होता है वो नीचे गिर जाता है। तभी वो मार्क्समैन उसके पास में आ जाता है। तभी यूजिया अपना आंख बंद कर लेती है और बोलती है, यहाँ पे जो भी हुआ मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन उस मार्क्समैन को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये जेट पवेलियन मुझे दे दो। तभी उस मार्क्समैन की तरफ एक अटैक आता है जिससे कि उसका मार्क्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर हमें पता चलता है ये तो नानजी है। और उसके बाद वो वहाँ पे जो डिफेंस फॉर्मेशन होता है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे ही यूजिया गॉड ऑफ वॉर को देखती है, वैसे ही वो बोलती है, आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी नानजी बोलता है, आखिरकार तुम मेरी सच्चाई जान ही गए, अगर तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो तो तुम मेरी आसानी से बात तो मानोगी नहीं। लेकिन यूजिया तो उसका उल्टा ही करती है। फिर वो बोलती है, आखिरकार मैं ये सब क्यों करूंगी, कि मुझे पता है क्योंकि आप यहाँ पे जेट पवेलियन के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है। इसका इतना बोल के वो वहाँ पे एक फ्लावर का यूज करते हुए नानजी के अंदर कोई एनर्जी डालती है और उसके बाद वो बोलती है, इस जेट पवेलियन में जो भी डिफेंस बैरियर है वो आपको कोई भी अटैक नहीं करेंगे और आप इस जेट पवेलियन में कभी भी आ जा सकते हैं। मुझे पता है कि आप उसी जेट के लिए आए हुए हैं। अभी नानजी उससे बोलता है कि तुम्हें आखिरकार कैसे पता चला कि मैं उसी जेट के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। उसके बाद यूजिया उसकी बात सुन के बोलती है, आपको इतना चौंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस जेट के बारे में सबको पता है। आपको तो पता ही है कि ये जेट काफी ज्यादा पावरफुल है और इस जेट का यूज करते हुए आप किसी के भी एसेंस को रीजनरेट कर सकते हैं।
अगर आप इस जेट को बिना परमिशन का यूज करोगे तो इसका आपको बस नुकसान ही नुकसान होगा, लेकिन आपको कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं आपकी मदद करूंगी। फिर वो बोलती है आप इस जेट पेविलियन में जो सीक्रेट टेक्निक है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तभी नानजी उससे बोलता है तुम जानती हो कि अगर मैं इन सभी का यूज करूंगा तो यहाँ के रूल्स भी ब्रेक हो सकते हैं। तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो? इस बात को सुन के यूजुआ बोलती है आपकी हेल्प करना तो मेरी खुश नसीबी है। हमारे तीनों ही रैलम के रोल मॉडल है। मुझे पता है कि आप इन सभी टेक्निक्स का गलत यूज नहीं करोगे। फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसी फॉरबिडन एरिया के बारे में पता है जहाँ पे कि बहुत सारी टेक्निक्स का भंडार है जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। दूसरी तरफ यूजियाओ नांजी को जेड पेविलियन के फॉरबिडन वैली के अंदर लेके आ जाती है। दूसरी तरफ यूजिया अपने मन में सोच रही होती है गॉड ऑफ वॉर पूरे हेवन के अंदर नंबर 1 वॉरियर है। मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ जिस वजह से मैं उनकी आज काम में आ पा रही हूँ। वहीं वो अपने मन में अंटसंट सोच रही होती है जिसको कि मैं बताने वाला नहीं हूँ। वहाँ पे जो ट्री होता है उसके अंदर से उसका गार्डियन स्पिरिट बाहर आ जाता है और उसके बाद वो यूजिया के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखते ही अंजी हिवन के आगे आ जाता है और उसके सामने एक शील्ड बना लेता है। लेकिन वो बीस्ट उस बैरियर को तोड़ देता है और दूर छटक जाता है और उसके बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोर करने लग जाता है। यूजिया उसको कुछ कहना चाहती थी लेकिन नांजी उसको बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस गार्डियन बीस्ट से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी वो गार्डियन उन दोनों के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है, लेकिन तभी यूजिया बोलती है जियाओ बॉय तुम इनके ऊपर हमला मत करो। इस बात को सुनते ही वो गार्डियन बीस्ट वहाँ पे रुक जाता है और उसके बाद वो गार्डियन बीस्ट यूजियाओ को वहाँ पे चाटने लग जाता है। तभी यूजियाओ बोलती है जियाओ तुम्हें गॉड ऑफ वॉर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, मैं यहाँ पे इनको किसी मकसद की वजह से लाई हुई हूँ। जैसे ही यूजिया उसको पीछे हटने के लिए बोलती है वैसे ही वो गार्डियन बीस्ट पीछे हट जाता है। यूजिया जियाओ को अपनी सारी बात नहीं मानता हुआ देख के वहाँ पे 3 फ्रूट वहाँ पे समन करके उसको दे देती है खाने के लिए। वो पलक झपकते ही उसे खा जाता है और उस गार्डियन बीस्ट यूजिया की सारी बात मानता हुआ देख के नांजी तो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है, काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। उसके बाद यूजुआ नांजी को भी वो फ्रूट ऑफर करती है और वो फ्रूट उसको काफी क्यूट तरीके से दे रही होती है। इस चीज को देखते ही नांजी उस फ्रूट को ले लेता है और उसको तुरंत ही खा लेता है। तभी यूजुआ उससे पूछती है ये फ्रूट कैसा है? अगर ये फ्रूट आपको काफी ज्यादा पसंद आए तो मैं इसको फ्यूचर में आपको दे सकती हूँ, बस आप इसके बारे में मुझे बता दीजिए, मैं आपको ये फ्रूट दे दूंगी। तभी नांजी इसकी इस बात को सुन के उसको शुक्रिया बोलता है। तभी नांजी बोलता है मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये बीस्ट तुम्हारी क्यों बात मान रहा है? तभी जो बोलती है क्योंकि मैं और ये गार्डियन बीस्ट एक साथ ही बड़े हुए हैं। जब जियाओ काफी ज्यादा छोटा था तब से ये मेरे साथ ही रह रहा है। मैंने इसको किसी मार्केट से जब ये अंडा था तभी मैंने खरीद लिया था और इसको मैंने तब से ही पाल रखा है। तभी नांजी उसकी सारी बात सुन के बोलता है वो ऐसी बात है। तभी वो बोलता है लगता है हमें इस होली ट्री के अंदर जाने का वक्त आ चुका है। तभी नांजी उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी यूजिया उसका हाथ रोक देती है और बोलती है अगर आप इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी अलार्म होगा वो अपने आप पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नांजी ने होली ट्री पे अटैक करने के लिए अपने हाथ में पावर इकट्ठा कर ली थी, लेकिन तभी हिवान ने उसे रोक दिया था। आप ऐसा नहीं कर सकती हो, अगर आप इस फॉर्मेशन पे अटैक करोगे तो इससे पूरे जेट पेविलियन का सिक्योरिटी अलार्म बच जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। इस बात को सुन के नांजी उस अटैक को नहीं करता है और रुक जाता है। जो फॉर्मेशन था उसमें जो पैटर्न्स था उसको देख के बोलती है जियाओ मुझे ये पैटर्न्स काफी ज्यादा जाने पहचाने लग रहे हैं। हाँ याद आए, ये तो मेरी मास्टर यूज करती है, मुझे यकीन है कि मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ सकती हूँ। तभी नांजी बोलता है कि तुम अपने मास्टर की तरह पावरफुल नहीं हो, मुझे डर है कि अगर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करोगे तो उससे तुम घायल भी हो सकती हो। इस बात को सुन के यूजिया भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो बोलती है कि ना ही आप इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो और ना ही मैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तभी उसका पेट जियाओ उसके पास वहाँ जाता है और उसको कुछ कहने की कोशिश करता है। उसके बाद हिवन बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे इस जगह पे कल आना चाहिए। ये इतना कहते ही उसका बीस्ट अपने मुंह से एक टोकन निकालता है और उस टोकन को उस फॉर्मेशन के अंदर भेज देता है, जिससे कि वो पूरा फॉर्मेशन ही वहाँ से हट जाता है। जैसे वो फॉर्मेशन ब्रेक होता है वैसे ही यूजिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है जियाओ तुमने ये सब मुझे
पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, हमारे मास्टर तुम्हें फॉर्मेशन की पहले से ही देके गए थे। उसके बाद नानजी और यूजिया उस होली ट्री के पास जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी नानजी अपने पास से एक बॉक्स निकाल लेता है। तभी नानजी उस बॉक्स को यूजिया को दे देता है और बोलता है कि तुम इस बॉक्स को खोल के देखो। जैसे वो बॉक्स खोलती है, उसके अंदर से एक क्रिस्टल था और ये क्रिस्टल नानजी की बॉडी से कनेक्टेड भी था। उस क्रिस्टल को देखने के बाद यूजिया बोलती है कि ये क्रिस्टल तो पहले से काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। तभी नानजी बोलता है, हाँ तुमने सही बोला, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा घायल हूँ। तभी यूजिया बोलती है कि आप इस कंडीशन में फॉरबिडन मार्शल आर्ट के सामने आप कैसे टिक पाएंगे? तभी नानजी बोलता है, अगर मैंने इस चीज को नहीं किया तो मैं उसको नहीं रोक पाऊंगा, और अगर किसी भी हालत में उसको नहीं रोका गया तो गॉड्स के ऊपर काफी ज्यादा खतरा बन सकता है। इसीलिए मैं इस होली ट्री का यूज करते हुए अपने क्रिस्टल को प्यूरिफाई कर दूंगा। मैं इसलिए तुम्हें अपने साथ लेकर आया क्योंकि इसके साथ साथ फॉरबिडन मार्शल आर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। क्या तुम मेरे लिए इस प्रोसेस को कर सकती हो? इस बात को सुनते ही यूजिया उस प्रोसेस को करने के लिए मान जाती है और वो प्रोसेस को जैसे ही स्टार्ट करती है और उस प्रोसेस को स्टार्ट होते ही लेक में से काफी सारे स्पिरिचुअल एसेंस नानजी के स्टोन में जाके एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं, जिससे कि नानजी के ऊपर काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट हो रहा था और उसकी बॉडी काफी ज्यादा पेन भी कर रही थी। जैसे जैसे उसकी क्रिस्टल प्रोफाइल हो रही थी वैसे वैसे उसके अंदर से काफी खतरनाक ईवल ऑरा निकलता ही जा रहा था। साथ ही साथ उसको काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था और वहाँ पे चिल्ला भी रहा था वो बहुत ज्यादा। और हम देखते हैं कि नानजी के शरीर में एक ब्लैक सा कोई पैटर्न बन गया है। जैसे ही यूजिया नानजी की ऐसी कंडीशन में देखती है वैसे ही वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जल्दी से उस प्रोसेस को खत्म कर देती है और स्टोन को अपने पास में रख लेती है और उसके बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा स्पेशल वेन्स की मदद से नानजी को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि इस प्रोसेस में तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होने वाला है और तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने शरीर में से इस ईवल ऑरा को बाहर निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हिवान उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। उस प्रोसेस की वजह से काफी ज्यादा नानजी को दर्द होने लग जाता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को कामयाबी हासिल कर लेता है और अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। और उसके बाद स्पिरिचुअल रूट उसको नीचे उतार देती है और एक स्पिरिचुअल रूट उसको मार भी देती है, जिस चीज को देख के यूजिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और काफी ज्यादा हैरान भी होती है। तभी वो हिवान से माफी मांगते हुए बोलती है, गॉड ऑफ वॉर मुझे माफ कर देना, ये बस एक गलती है। लेकिन तभी नानजी वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि इस प्रोसेस को करने के बाद मेरी बॉडी काफी ज्यादा रिकवर हो गई है। जो मैंने कल्टीवेशन लूज की थी वो भी कल्टीवेशन मेरे को पास वापस आ चुकी है। अभी यूजिया बोलती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो आ गई लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस वजह से तुम्हें एक बीट की जरूरत है। और उसके बाद उसने अपने पास से एक पिल को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखते ही नानजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये पिल तुम्हारे पास क्या कर रही है, ये तो काफी ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है। तभी यूजिया उसकी बात सुन के पीछे मुड़ जाती है और बोलती है तुम्हें इसको खाना है भी कि नहीं। उसके बाद गॉड ऑफ नानजी उस पिल को खा लेता है और बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मेरी ये फाइट खत्म हो जाएगी वैसे ही मैं तुम्हें नई पिल लेके दे दूंगा। उसके बाद सीन करंट टाइम पे आ जाता है। अभी यूजिया बोलती है कि मुझे लगा कि उस समय तुम काफी ज्यादा घायल हो और मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान भी हूँ, मुझे लगा कि वो पिल ने काम नहीं किया। तभी नानजी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हिवान की बॉडी में क्या कर रही हो। तभी यूजिया बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि हिवान और मैं एक साथ मरे थे, जिस वजह से मेरी सोल उसकी बॉडी में चली गई हो, और जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं हिवान की बॉडी में आ चुकी हूँ, जिस चीज को देख के मैं काफी ज्यादा परेशान भी हुई। लेकिन जैसे ही होश में आई मुझे लगा कि मैं इस बॉडी की ओनर हूँ, जिस चीज को सुन के तो नानजी भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। उसके बाद नानजी पूछता है तो हिवान का क्या हुआ। अभी यूजिया बोलती है मुझे पहले लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन जब उसने मेरी बॉडी को कंट्रोल किया तब मुझे पता चला कि वो मेरे ही अंदर है। उसने मुझे एक फाइट में मदद भी की थी, साथ ही साथ जो उसका वेपन था उसने मुझे अपने हवाले कर दिया और जाते जाते उसने ये कहा था कि जब तुम स्ट्रांग हो जाओगी तो तुम्हारी मुलाकात मेरे से दोबारा से जरूर होगी। जब से उसकी बॉडी में आई हूँ मुझे तब से पता चला है कि उसकी पावर काफी ज्यादा है और मुझे डर लगता है कि मैं भी उसी की तरह कोई इवल पर्सन ना बन जाऊँ। तभी नानजी अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा हिवन अभी भी जिंदा है, और वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। अभी यूजिया नानजी को बताती है सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि हिवन मेरी तरह ही दिखती थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, शायद इसके पीछे कोई राज है। मुझे लगता है कि हम दोनों आपस में कनेक्टेड है। तभी नानजी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा जन्म कहाँ पे हुआ था। तभी यूजिया उसे बताती है कि मेरा जन्म पुसान के अंदर हुआ था। जैसे ही नानजी पुसान का नाम सुनता है वैसे ही वो अपने ख्यालों में खो जाता है।
उसके बाद वो अपने ख्यालों में खो जाता है। तभी यूजुआ बोलती है, गॉड ऑफ वॉर, क्या आप ठीक हो? तभी नांजी बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि ह्यूवन के साथ मैं उधर ही रहता था। शायद तुम ह्यूवन को काफी ज्यादा देखती थी, इसी वजह से यहाँ पे आने के बाद तुम्हारा सिर्फ वैसा बन गया। अभी यूजुआ अपने मन में सोच रही होती है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे ह्यूवन की बॉडी मिलनी थी, मुझे किसी और की बॉडी मिलनी चाहिए थी। और गॉड ऑफ वॉर ह्यूवन को कैसे जानते हैं? वो अपने मन में ये सब सोच रही होती है कि तभी नांजी पीछे मुड़ के बोलता है कि तुम्हें सोल लुकिंग टावर का यूज करना था ना, तो अभी यूज करते हैं उसको। इतना कहकर वो अपने सोल लुकिंग टावर को बाहर निकाल लेता है और वो यूजुआ के ऊपर उस सोल लुकिंग टावर का यूज कर देता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि एक ही बॉडी में ह्यूवन और यूजुआ की सोल होती है और दोनों सोल की एनर्जी काफी ज्यादा अलग थी, जिस वजह से एक बॉडी में एक टाइम पे बस एक ही पर्सन रह सकता है। उसके बाद वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। तभी यूजुआ नांजी से पूछती है कि आखिरकार आपने क्या किया? तभी यूजुआ बोलते हैं कि ह्यूवन की पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और वो काफी ज्यादा खतरनाक भी है, इसीलिए जैसे ही उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने से पहले ही हमें हेवनली पैलेस को ये खबर दे देनी चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमें इससे छुटकारा मिल सके। तभी नांजी उससे बोलता है कि तुमने ये कहने में काफी ज्यादा टाइम लगा दिया है, क्योंकि जो तुम्हारी सोल है वो ह्यूवन की बॉडी से काफी अच्छे से मर्ज हो चुकी है, जो तुम्हारे अंदर से ह्यूवन की ब्रेथ भी महसूस नहीं हुई। इस बात को सुन के यूजुआ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ह्यूवन अपनी बॉडी में कभी भी वापस नहीं आएगी, तो अच्छा हुआ, अब तो मैं अपनी इस बॉडी को छोड़ सकती हूँ और लिटिल फेरी वाली बॉडी में जा सकती हूँ। उसकी ऐसी बात सुन के नांजी बोलता है कि तुम चाह के भी इसके अंदर से अपनी सोल को नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये बॉडी ह्यूवन की है, और अगर तुमने जबरदस्ती इस बॉडी के अंदर से अपनी सोल निकालने की कोशिश की तो दोनों की ही सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। चीज को सुन के यूजुआ काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, लेकिन तभी नांजी अपने ब्लड ड्रॉप का यूज करते हुए सोल लुकिंग टावर को ह्यूवन की बॉडी के अंदर डाल देता है। तभी नांजी बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे ह्यूवन की तीनों सोल रिकवर हो जाएगी वैसे ही मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा जिससे कि तुम्हारी सोल को मैं बचा सकूं। उसके बाद जो तुम्हारी सोल है मैं उसको निकाल के तुम्हारी बॉडी में डाल दूंगा। इस चीज को सुन के यूजुआ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अभी नांजी बोलता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर काफी ज्यादा बड़ा एहसान है, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इतना कह के उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है, जिस चीज को देख के यूजिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे नांजी बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें नांजी को बिस्तर पे दिखाया जाता है जो कि आराम कर रहा था। वहीं यूजिया उसके परेशान हो के यहाँ से वहाँ घूम रही थी। फिर उसके बाद वो कहने लग जाती है कि नांजी प्लीज तुम जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाओ। अभी वहाँ पे उसका डोर बेल होता है, लेकिन जब यूजिया उसको खोलती है तो वहाँ पे उसको बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता। उसका ध्यान तो ऊपर था, लेकिन तभी उसके नीचे से स्मोक उसके अंदर आ जाती है और उसके बाद जब उसको कोई नहीं दिखता तो वो गेट बंद करके अंदर आने लग जाती है। लेकिन तभी चलते चलते वो किसी पर्सन से टकरा जाती है और वो गिरने वाली ही होती है कि तभी ने उसे पकड़ लिया था और अपनी बाहों में कस के पकड़ा हुआ था। अभी वो यूजिया से बोलता है कि आप तो मेरे पीठ पीछे नांजी की देखभाल करने में लगी हुई हो, ये सब मुझे बताने में आपको कोई शर्म आ रही? तो उसकी बात सुन के भी यूजिया उसको कुछ भी नहीं बोलती है। उसको चुप देख के टेंग्यू यूजिया से बोलता है कि क्यों ना मास्टर मैं आपको सर्व करूं। अभी यूजिया समझ जाती है कि ये मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। तभी यूजिया उसे धक्का देख के उससे दूर हट जाती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की। लेकिन तभी चेंगी उसके बात सुन के भी उसको रिप्लाई नहीं देता है और वो सीधे ही नांजी की तरफ आ जाता है और उसके बाद वो नांजी को पकड़ के बोलता है आखिर तुम मेरे मास्टर के पास कर क्या रहे हो? आखिरकार तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर पा रहे हो? अभी यूजिया अपने मन में सोच रही होती है कितना बड़ा बेवकूफ़ है, नांजी कोमा में है जिस वजह से वो इसको कुछ भी नहीं बता सकता। नांजी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है तो वो नांजी को सीधा ही बेड के ऊपर फेंक दिया था और उसके बाद वो यूजिया की तरफ बढ़ने लग गया था और उससे बोलने लग गया था कि तुमने मुझसे एक वादा किया था। उसकी बात सुन के तो यूजिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसके बाद वो उससे पूछती है आखिरकार कौन सा वादा? अभी चेंगी उसके पास में आ जाता है और बोलता है तुमने बस मुझसे गॉड को हराने तक का वादा किया था। इससे पहले वो कुछ और बता पाता तभी एक स्पेशल स्वॉर्ड उन दोनों के बीच में आके उन दोनों को अलग कर देती है, जो स्वॉर्ड किसी और की नहीं गॉड ऑफ नांजी की थी। अभी चेंग्यू नांजी की तरफ आने लग जाता है और बोलता है कि तुम तो बड़ी बड़ी सातिर हो, तुम हमारी बातें सुनना चाहते थे वो भी बेहोशी का नाटक करके। लेकिन दूसरी तरफ नांजी तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था और उल्टा नांजी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन चेंग्यू भी नांजी के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। अभी नांजी को बाहर से कोई आवाज़ आती है और उसके बाद नांजी अपनी पावर का यूज करते हुए उस बंदे को अपने पास ही लेके आ जाता है। जो ये बच्चा होता है वो नांजी को ग्रीट करने लग जाता है। दूसरी तरफ यूजिया अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार ये कौन बच्चा है
तभी नानजी उस बच्चे के पास में आ जाता है टेलीपोर्ट होके और उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन तभी वहाँ पे वन के बचे हुए तीनों गार्डियन भी अंदर आ जाते हैं। तभी जियांसु बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का हमारे मास्टर पे छुप के अटैक करने वाला था। लेकिन तभी लानियन चेंग्यू से पूछते हैं कि आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। लेकिन उसकी बात सुन के भी चेंग्यू कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता है। दूसरी तरफ इतनी खतरनाक एंट्री देख के वो बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। तभी वो बच्चा नानजी से बोलता है, मास्टर मैं आपको वापस से ले जाने के लिए आया हूँ। तभी नानजी उससे बोलता है कि मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ काम है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नानजी की ऐसी बात सुन के वो बच्चा बोलता है कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन तभी लैनिन के मन में पता नहीं क्या आता है कि वो अपने एवल स्पिरिट को समन कर लेती है और उस बच्चे को डराने लग जाती है। तभी जियोन और बेबी बोलते हैं, आखिरकार तुम्हें कौन सा काम पड़ गया। तभी गॉड ऑफ नानजी बोलता है कि हमारे सबसे पहला काम है कि हीवन का सोल को ढूंढना, और मुझे ये भी पता है कि हीवन की सोल पहली सोल कहाँ पर है, और वो जहाँ पे है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इवल एनर्जी है। यूजियो जैसी इवल एनर्जी का नाम सुनती है वैसे वो बोलती है, फिर तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी। तभी जियोन बोलता है, डेंजरस नहीं, वो जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वहाँ पे गोड्स को भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, और अगर वो गलती से कोई भी बंदा वहाँ पे चला गया तो वहाँ से लौट के आना तो इम्पॉसिबल ही है। इनकी इतनी ज़्यादा खतरनाक बातें सुन के वो बच्चा डर जाता है और वो अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर प्लीज़ आप उस जगह पे न जाना। आलियन और बेबी भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि अगर वो इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह है तो इसीलिए हम यहीं पे रुकेंगे, अगर उस जगह से आप लोग 15 दिन में वापस नहीं आए तो हम को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाएंगे। बेबी बोलता है कि लानियन हमें यहाँ पे किसी पावरफुल पर्सन को रखना चाहिए, जिस वजह से अगर ये सब कहीं पे फंस जाए तो हम उसे भेज के इन सबको बचा। उसकी ऐसी बात सुन के लानियन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने हील को उसके पैर में घुसाते हुए बोलती है, मेरे पास पहले से इनको बचाने के लिए तरीका है, इसीलिए तुम बीच में मत बोलो। दोनों को झगड़ा करते हुए देख के नानजी बोलता है कि बेशक वहाँ पे इवल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें वहाँ पे मिस्ट्री फॉरेस्ट को भी पार करना पड़ेगा। फॉरेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इवल एनर्जी वाले मॉन्स्टर होंगे, इसीलिए लानियन तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, क्योंकि तुम इवल एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर सकती हो। जी की बात सुन के तो लानियन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी जिन बोलते हैं कि अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि उस जगह पे मुझे अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। तभी जियांसु बोलता है कि अगर तुम नहीं रुकना चाहते हो तो मैं ही रुक जाता हूँ इस जगह पे। जियांसु की बात सुन के लानियन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आखिरकार तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो, तुम्हारी कॉमेट पावर है वो हम सबसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। वो आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। इस बात को देखते ही यूजिया बोलती है कि सभी के सभी लोग यहाँ पे चुप हो जाओ, और मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे चेंग्यू रुकेगा। ऐसी चेंग्यू का नाम सुनते हैं वैसे ही वो सब एग्री कर जाते हैं। तभी नानजी उस बच्चे से बोलता है कि वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। तभी वो बच्चा बोलता है, मैं इस जगह पे रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भी उस जगह पे अपना ध्यान रखना। अगर आपको थोड़ी सी भी देर हो गई तो मैं हेवनली पैलेस के हजारों सोल्जर्स को आपको बचाने के लिए भेज दूंगा। डिसेबल की ऐसी बात सुन के नानजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर नानजी सभी लोगों से बोलता है कि आज के दिन सभी लोग रेस्ट कर लो, क्योंकि हमें सुबह निकलना है। इस बात को सुन के यूजिया तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी होती है, लेकिन दूसरी तरफ चेंग्यू बोलता है कि मुझे ऐसा कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा जिससे कि मैं तुम्हारी असली आइडेंटिटी को सबके सामने रिवील कर सकूं, क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं शक है कि तुम हमारी मास्टर नहीं हो सकती हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में फोर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि गॉड ऑफ वॉर नानजी और सभी लोगों को दिखाया जाता है। तभी लाले ने वहाँ पे कुछ इवल स्पिरिट को समन कर दिया था, जिससे कि वो आगे के रास्ते को चेक कर सके। तभी लालेन के स्पिरिट के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, जिससे कि सभी लोगों को पता चल गया था कि इधर कोई खतरा है, इसीलिए सभी लोग फाइटिंग फौज में खड़े हो गए थे। लेकिन तभी स्मोक में से एक आवाज आती है और बोलती है, आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुम सबको इस मिस्टी फॉरेस्ट में आने की परमिशन किसने दी। कुछ इविल स्पिरिट ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जीवन ने बड़ी आसानी से एक स्पिरिट को मार दिया था और बोलता है कि जल्दी से जल्दी हमारे मास्टर को प्रोटेक्ट करो। विल लालिन अपने अम्ब्रेला का यूज करते हुए बहुत सारे स्पिरिट को अपने पास आने से रोक रही थी। तभी एक इविल स्पिरिट ने उसको धक्का मार के नीचे गिरा दिया था, लेकिन उसने नीचे गिरने से पहले अपने आप को संभाल लिया था और बोलती है, बेबी आखिरकार तुम कर क्या रहे हो बेवकूफ, फिर तुम इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे। तभी बेबी को हमें दिखाया जाता है जो कि एक विलेजन में फंस चुका था और उसके चारों तरफ खाना घूम रहा था। दूसरी तरफ यूजा भी एक ड्रीम में फंस जाती है, जहाँ पे कि वो नानजी को अपने हाथों से एक स्वीट डिश खिलाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन तभी नानजी उसको अपनी सीने से लगा लेता है और वो सभी जगहों को स्कैन करने लग जाता है, जिससे कि वहाँ उसको एक लड़की के बारे में पता चलता है। उसके बाद नानजी अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की को अपने पास ले आता है। दूसरी तरफ लालियन ने बेबी को इतनी ज्यादा मारा था कि उसकी हालत ही खराब हो चुकी थी। वो उसको मार मार के उसके लेजेंड को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गॉड ऑफ वॉर नानजी ने जैसी उस लड़की को पकड़ा वैसे उनके ऊपर इल्यूजन से वापस आ गए थे। जैसी यूजिया उठती है वैसी वो नानजी के घाव में होती है, जिस चीज से वो नानजी को धक्का देकर उससे दूर हट जाती है। उसके बाद यूजिया उससे पूछती है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तभी गॉड ऑफ वॉर नानजी उसे बताता है कि ये सब इस लड़की की करतूत है। उसके पास ऐसी पावर है कि ये किसी भी बंदे को अपनी इल्यूजन में फंसा सकती है। तभी जिन नानजी के ऊपर गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है अगर तुम्हें ये पहले से ही पता था तो इस लड़की को तुमने पहले ही क्यों नहीं पकड़ लिया। लेकिन तभी जियांसु वहाँ पे कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी लायन बोलती है हमें पता है कि तुम यहाँ पे क्या बोल रहे, तुमने हमारी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि तुम्हें अपने मास्टर की बस सोली ढूंढनी थी, हमारा तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। इस बात को सुनते ही जियांसु उन सबसे नाराज हो जाता है। इस मौके का फायदा उठा के वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नानजी अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की को पकड़ लेता है, जिससे कि वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और बोलने लग जाती है कि मैं आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, तो यहाँ पे तुम सबको डराना चाहती थी, मैंने तुम्हें यहाँ पे किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से मुझे जाने दो। लेकिन नानजी तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है, बल्कि यूजिया को बता रहा होता है कि ये लड़की कोई नॉर्मल नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। के पास एक बॉडी है जिसमें कि काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजन होता है, जिस वजह से ये बस मिस्टी फॉरेस्ट में ही रह सकती है। बॉडी में इतना ज्यादा खतरनाक जहर है जिससे कि ये जहर किसी को भी हेलुसिनेशन दिखा सकता है। जी की बात सुन के वो लड़की बोलती है सर आप तो काफी ज्यादा औसम हो, क्योंकि आपने बस मेरे को देख के मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी ऐसी बात सुन के यूजिया तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। दूसरी तरफ लालियन तो इससे भी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और उससे बोलती है आखिरकार तुम हमारी जान लेना नहीं चाहती थी तो तुमने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया। सभी को बताने लग जाती है कि मैं इस जगह पे अपने फादर को ढूंढने आई हूँ जो कि इवल लैंड के अंदर कैदी बने हुए हैं, और फिर हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि लाइला होता है। इसकी बात सुन के यूजा बोलती है कि अगर तुम इस रीजन से आई हो अपने फादर को बचाने के लिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तभी विवेक के हार्मोन जाग जाते हैं और उसके बाद वो उस लड़की के पास जाके नहीं सूंघने लग जाता है, जिस चीज को देख के वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। विवेक को ऐसी हरकत करते हुए देख के लालियन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है आखिरकार तुम वहाँ पे क्या सूंघ रहे हो। उसके बाद उसने अपने स्पिरिट को ऑर्डर दे दिया था कि इस लालियन को उस लड़की से दूर ले आओ, और उसके बाद वो स्पिरिट उसको उसी के पास लेके आ जाते हैं। विवेक बोलता है कि मैंने उसको अच्छे से सूंघा नहीं है। इस बात को सुनते ही लालियन की स्पिरिट अपने हाथ में हथौड़ा ला के उसको पीटने लग जाते हैं। बेबी की ऐसी बात सुन के लालियन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बेबी को एक मुक्का मार के काफी दूर फेंक देती है। फिर लालियन बेबी से बोलती है कि आखिरकार तुम वहाँ पे करना क्या चाहते थे, वो लड़की तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद आ गई है। इस बात को सुनते ही बेबी उसको करने लग जाता है और वो काफी ज्यादा डर भी चुका होता है। फिर वो बोलता है कि मैंने कब कहा कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, मैं तो बस उसको खाने के लिए स्मेल कर रहा था। ऐसी बात सुन के लालियन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर वो छाता फेंक देती है और उसके बाद वो उसको गुद्दी से कर लेती है और बोलती है मैं तुम्हें जो खाना देती हूँ वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है मोटे पांडा, क्या तुम इसी को खाना चाहते हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस बात को सुनते ही बेबी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। बोलता है लालियन मैं आखिरकार उसके बारे में कुछ कैसे सोच सकता हूँ, मैं तो बस उसको खाने की तरह ही सोच रहा था। ये बात सुनकर तो यूजा भी काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और दूसरी तरफ लाला तो काफी ज्यादा डर चुकी होती है। अभी लालियन उसे बोलती है चलो तुम उसको खाओ, मैं भी देखो तुम उसको कैसे खाओगे। उसका तो बस ऐसा कहना ही था कि बेबी उसको खाने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ लाइला तो काफी ज्यादा डर चुकी होती है। फिर वो बोलती है कि मैं तो काफी ज्यादा जहरीली हूँ, प्लीज मुझे न खाओ, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हारी किसी भी तरीके की मदद कर सकती हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इवल लैंड के अंदर भी पहुंचा सकती हूँ। जैसी यूजे इवल लैंड का नाम सुनती है वैसी वो बेबी को रोक देती है और उसको बोलती है कि आखिरकार इवल लैंड के अंदर जाने का कौन सा रास्ता है। लैला बोलती है कि सच में आप सबका लक काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप बड़ी ही आसानी से इवल लैंड के अंदर पहुंच सकते हो। जीवन बोलता है कि हमारे पास लालियन की इवल स्पिरिट है जिससे कि हम उस जगह पे जा सकते हैं, हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसकी ऐसी बात सुनकर लाला तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है तो आप यहाँ पे देरी क्यों कर रहे हो, जल्दी से जाओ इवल लैंड के अंदर। तभी लालियन बोलती है
मैं तो शुक्र मनाना चाहिए कि बेबी ने तुम्हें नहीं खाया, तो मेरी जबान ऐसे चल ही नहीं पाती। तभी जो उसको चुप करा देती है और उसको आगे बढ़ने का बोलती है। उसके बाद लालयान अपने अम्ब्रेला से स्पिरिट को बाहर निकालती है और आगे भेज देती है। तभी वो थोड़ी देर आगे चलते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं। तभी जून बोलता है आखिरकार ये इविल स्पिरिट यहाँ पे रुक क्यों गए। तभी उसकी इविल स्पिरिट उसके पास में आ जाती है और उससे बोलती है कि आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है। उसके बाद लालयान सभी को बताती है कि आगे बहुत ही बड़ा खतरा है। उसके बाद उसने अपनी इविल स्पिरिट को अपने पास में रख लिया था। उसके बाद वो चलते चलते एक ट्री के पास में आ जाते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। जून बोलता है कि लगता है कि हम किसी और गलत रास्ते में आ चुके हैं, तो यहाँ से इविल लैंड जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। लायन बोलती है कि बकवास करना बंद करो, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। जो सभी लोग से बोलती है कि मुझे तो लग रहा है कि इस ट्री के अंदर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करती है, लेकिन वो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। वो नानजी से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। अभी नानजी सभी लोगों को बताने लग जाता है कि जैसे कोई इविल लैंड होता है उसके आसपास एक एनर्जी बहने लग जाती है, जिससे कि काफी ज्यादा बंदों की एनर्जी वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है और वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाते। हम दूसरी तरफ लायला को देखते हैं जो कि झाड़ियों से छुपके उन सभी को देख रही होती है। लेकिन तभी लायला के पीछे कोई एक बंदा आ जाता है जिस चीज को देख के वो काफी ज्यादा डर चुकी होती है, लेकिन उसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया ही नहीं जाता। दूसरी तरफ हमें भी कुछ ट्री के पास चिपक जाता है और उसके स्मेल करने लग जाता है। लायन बेबी से पूछती है आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। बेबी को बोलता है कि मैंने इस ट्री को सूंघ लिया है, मुझे तो लग रहा है कि ये ट्री में ही कुछ गड़बड़ है। हमारी मास्टर बिल्कुल सही बोल रही है। इतना कहकर उसने उस ट्री पे एक खतरनाक पंच मार दिया था, जिस वजह से वहाँ पे एक स्नेक की नींद टूट गई थी और इस स्नेक को पता चल गया था कि मेरे ट्री पे किसी बंदे ने हमला किया है। दूसरी तरफ यूजर नानजी से कहती है कि जगह तो बिल्कुल ही हेवन आइलैंड की तरह ही है। जैसे ही हम हेवन आइलैंड में पहुंच जाएंगे उसके बाद मैं आपको बहुत सारी पेस्ट्रीज खिलाऊंगी। नानजी को कुछ चीज याद आती है और उसके बाद उससे पूछता है कि यूजर तुम्हारे नाम के पीछे याओ आता है, आखिरकार तुम कौन सी याओ है, हेवन के अंदर तुम्हें किस नाम से पुकारा जाता है। यूजर उसे बताती है कि मुझे लिटिल फेरी याओ के नाम से बुलाया जाता है। हम दोनों पहले भी जेट पवेलियन में मिल चुके हैं। नानजी यूजर से बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि हमारा हेवन के अंदर रिलेशन काफी ज्यादा कमजोर था, तुमने अपने लाइफ का सेक्रीफाइस करके मुझे क्यों बचाया। जी की मुझसे ऐसी बातें सुन के तो यूजर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो बोलती है कि उस जगह पे मैं काफी ज्यादा वीक थी, जिस वजह से मैं आपकी कोई भी उस जगह पे हेल्प नहीं कर पाई थी। जगह पे जो मेरे ऊपर अटैक हुआ था जिस वजह से मेरी जान जाने वाली थी, लेकिन आपने उस अटैक को रोक के मेरी जान बचा ली। इसीलिए मैंने इस चीज का एहसान चुकाने के लिए अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। उस जगह पे भी मेरा काफी ज्यादा कुछ मकसद था जिसे मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसी बात सुन के गॉड ऑफ नानजी बोलता है कि आगे से तुम्हें अपनी लाइफ को खतरे में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसी बात सुन के यूजिया बोलती है कि इस चीज का मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि आप हजारों सालों से वैली पैलेस के नंबर 1 गॉड हो। जब आप पहली बार जेट पवेलियन में आए थे तभी भी आप कोई वॉर की सिचुएशन में ही फंसे हुए थे। उस समय पे चाहती थी कि मैं वहाँ पे आपकी मदद कर सकूं, लेकिन मैं उस जगह पे इतनी ज्यादा वीक थी कि मैं आपकी मदद भी नहीं कर पाई। जैसे ही वो वॉर खत्म हुआ वैसे ही आप मेरे लिए एक रोल मॉडल बन गए। बात को कहने के बाद ही वो दोनों काफी ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं और वो प्यार भरी नजरों से एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। अभी हम बेबी को देखते हैं जिसकी नाक पे एक बीटल गिर जाती है, जिससे कि वो वहाँ पे इस जगह पे छींक देता है और फिर वो बोलता है कि यहाँ पे कोई भी छींकने का इरादा नहीं था। लेकिन तभी बेबी के पीछे लाला को किसी ने पटक दिया था। फिर हम देखते हैं ये कोई और नहीं यूजिया था। इस चीज को देखते ही यूजिया उससे कहती है कि आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रही हो, हमने तो तुम्हें उसी जगह पे रुकने के लिए कहा था। यूजिया को तो ऐसी बात सुन के चेंगू बोलता है आपसे तो एक काम भी ढंग से नहीं हो पाता, तो इस लड़की को पीछे ही छोड़ दिया था। अभी नानजी उससे पूछता है कि अगर तुम इस जगह पे तो तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया। लेकिन तभी चेंगी उसके पास में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने डीमन सर्वेंट से उसका ख्याल रखने को कहा है। उसके बाद हमें उस बच्चे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक डीमन लेडी उसको बड़े प्यार से उसको अंगूर खिलाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ वो बच्चा तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो बोलता है गॉड ऑफ वॉर आखिरकार आप कब तक आओगे। वहीं दूसरी तरफ लायला इस मौके का फायदा उठा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी जीन उसके गले पे तलवार रख देता है और बोलता है यहीं पे रुक जाओ, आखिरकार तुम यहाँ से कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। वो इतना कहते हैं कि तभी वहाँ पे एक ब्लैक सर्वेंट आ जाता है।
सरपेंट को देखते ही सभी लोग अटैक मोड में आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो सरपेंट सीधा यूजिया को अपना पहला निशाना बना देता है। उस जगह पे यूजिया काफी ज्यादा कमजोर थी। इस चीज को देखते ही यूजिया काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। चिल्ला के कहता है, मास्टर जल्दी से वहाँ से हट जाइए। तो बस ये कह ही रहा था कि तभी गॉड ऑफ वॉर नानजी उसको कमर से पकड़ के अपने सीने में लगा लेता है। सरपेंट के अटैक से उसको बचा लिया था। दूसरी तरफ नानजी ने उसे स्नेक के ऊपर एक तलवार से अटैक करके उसको पीछे फेंक दिया था। साथ ही वो यूजिया को लेके एक जंप मार के पीछे हट जाता है। लेकिन स्नेक तो काफी ज्यादा हरामी था, जिस वजह से वो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। लेकिन नानजी भी कहीं कम थोड़ी ना था। इस वजह से नानजी ने उसके सारे अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर लिए थे और उससे दूर हट गया था। लेकिन तभी जियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्नेक के पास आके काफी ज्यादा अपने ड्रैगर का यूज करते हुए उसके ऊपर कट मारने लग जाता है। लेकिन इस सब का कोई फायदा हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उस स्नेक के ऊपर कुछ असर ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसकी स्किन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इससे कि जियोन का कोई भी हमला उस स्नेक के ऊपर काम ही नहीं कर रहा था। चीज को देखते जियांसु भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वो अपने आर्चर स्किल का यूज करते हुए कैरो उस स्नेक के ऊपर कर देता है। लेकिन इससे उस ब्लैक सरपेंट को कुछ होता ही नहीं है। इससे कुछ होता तो नहीं है, लेकिन ये स्नेक काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसने अपने पूंछ का यूज करते हुए बेबी को दूर पटक दिया था। उसको देखते ही लानियन अपने काफी ज्यादा स्पिरिट को वहाँ पे समन करने लग जाती है और उसे स्नेक के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है। लेकिन दूसरी तरफ वो ब्लैक सरपेंट इन सभी स्पिरिट को देख के डरते ही नहीं है, उल्टा वो उन सभी स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। चीज को देखते ही नानजी भी फाइट में उतर जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस सरपेंट पे अटैक करने लग जाता है, जिससे कि हमें उसकी पावर को दिखाया जाता है, कि काफी ज्यादा शानदार थे। लेकिन अटैक करने के बाद भी उस स्नेक का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इस चीज को देखते ही यूजिया भी अपने हेल वेव को बाहर निकाल लेती है। यूजिया की पावर काफी ज्यादा कम थी, जिस वजह से उसका हेल वेव काम ही नहीं करता। कैसे न तैसे ही उसका यूज करते हुए उस ब्लैक सरपेंट को अपने पास से दूर कर देती है। एक ही अटैक से पता चल जाता है कि हेल वेव कोई नॉर्मल वेपन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूजिया उस हेल वेव का यूज करते हुए उस स्नेक सरपेंट के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका दिखाया जाता है और यूजिया भी काफी ज्यादा कमाल की लग रही होती है। लानियन की नजर चेंगयू पे पड़ती है, जो कि काफी आराम से वहाँ पे खड़ा होता है और उसके बाद वो उससे बोलती है कि आखिरकार तुमने उस स्नेक सरपेंट पे अटैक क्यों नहीं किया। बात सुन के वो ब्लैक सरपेंट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक का उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। उसके बाद वो यूजिया से बोलता है, देख लिया तुमने अपनी आंखों से, इसीलिए मैं इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। तभी लानियन काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है, आखिरकार तुम्हारे इतने ज्यादा हैंडसम होने का क्या फायदा जब तुमसे एक अटैक ही नहीं होता। दूसरी तरफ यूजिया फाइट करते करते एक खाई के नीचे आ जाती है, जो अपने मन में कहने लग जाती है, मेरी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है और मैं इससे फाइट भी नहीं कर सकती हूँ। आखिरकार मैं इस जगह पे करूँ तो करूँ क्या। लेकिन वो स्नेक नानजी को चकमा देते हुए यूजिया की तरफ जाने लग जाता है। इस चीज को देखते ही यूजिया वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक बैरियर बना लेती है, जिससे कि वो इस स्नेक को रोक सके। क्योंकि स्नेक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो यूजिया के बैरियर को तोड़ते हुए उसको पहाड़ से नीचे गिरा देता है। जिस चीज को देख के उसके सभी गार्डियंस वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। लेकिन तभी नानजी बिना वक्त गवाए वो इसे छलांग मार देता है और नेक्स्ट सीन में हमें नानजी और यूजिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि यूजिया बेहोश होती है। जब यूजिया जैसे उठती है और वो अपने को नानजी के बाहों में पाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और उससे दूर भाग जाती है। और उसके बाद वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार मैं नानजी के बाहों में कैसे आ गई। और उसके बाद वो नानजी से पूछती है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। उसके बाद नानजी यूजिया को बताता है कि जिस जगह को हम कब से ढूंढ रहे थे वो जगह यही है। तभी यूजिया बोलती है, अच्छा देर से जिस जगह को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो जगह ये है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बाकी सब कहाँ है। उसके बाद नानजी उसे बताता है कि जिस जगह पे हैं हम वो अलग ही स्पेस में है और जिस जगह पे तुम्हारे गार्डियंस है वो अलग स्पेस में है, इसलिए मुझे लगता है कि वो हमारे पास शायद ही आ पाएंगे। नानजी बोलता है कि हमें यहाँ पे किसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे सोल को ढूंढने के चक्कर में हमें काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ेगा। उसके बाद वो आगे बढ़ने लग जाता है, जिस चीज़ को देख के यूजिया तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वो दोनों अकेले ही थे। साथ ही में चंगेयू से उसका छुटकारा भी हो गया था। लेकिन तभी वो अपने पीछे एक बड़ा सा गड्ढा देखती है और वो पूछती है, ये बड़ा सा गड्ढा कैसे आ गया।
इसका जवाब दे ही पाता कि वहाँ पे एक बीस्ट आ जाता है और वो सीधा ही नानजी के ऊपर अटैक कर देता है। बीस्ट हमला भी नहीं कर पाता, नानजी उसका हवा में मार देता है। अभी जो बोलती है, लगता है कि आपकी पूरी पावर आपके पास आ चुकी है। अभी हम दो बंदे को देखते हैं जो कि उसी बीस्ट का वो शिकार करने आए थे, और वो जैसे ही नानजी को देखते हैं वैसे ही वो अपनी पावर को अनलीश करने लग जाते हैं, क्योंकि इस जगह पे गॉड्स का आना मना था और नानजी एक गॉड है। उसने अपनी शक्ल पे नकाब लगा रखा है, उसका नाम यिंगजी है। उसके बगल में मोयन खड़ा हुआ है और साथ ही वो दोनों नानजी को अटैक कर देते हैं, लेकिन नानजी उन दोनों को ही बड़ी आसानी से रोक देता है। साथ ही नानजी ने एक बंदे को तो पहले ही ट्रैप कर लिया था और उसके बाद नानजी दूसरे बंदे के ऊपर आइस क्रिस्टल से अटैक करने लग जाता है और उसके बाद वो उसको भी अपने कब्जे में कर लेता है और उसके बाद वो दोनों से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन। बात को सुन के यिंगजी बोलता है कि तुम जैसे गॉड को इस जगह पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन तभी मोयन बोलता है कि मुझे बस थोड़ी सी और पावर की जरूरत है, उसके बाद मैं इस गॉड को भी हरा दूँ। कहकर जो नानजी ने बीस्ट मारा था उसके अंदर से उसकी एनर्जी चुरा लेता है और उसके बाद तभी उसके फेस पे कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं और उसके बाद वो बड़ी आसानी से नानजी के बैरियर को तोड़ देता है। अभी नानजी शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए मोयन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन मोयन भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी जो अपनी पावर का यूज करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो अपनी पावर को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रही होती है और उसके बाद वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। मिस्टिक फॉरेस्ट में तो अपनी थोड़ी बहुत पावर का यूज भी कर पा रही थी, लेकिन इस जगह पे तो मैं अपनी पावर का यूज ही नहीं कर पा रही। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? ऐसा तो नहीं है किसी और तरीके का यूज कर रहे हैं अपनी पावर का यूज करने के लिए। युजियाओ को परेशान और हैरान देख के जो उसकी तरफ देखने लग जाता है, लेकिन तभी मोयन उसके ऊपर अटैक करके बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी फाइट मेरे से हो रही है, तुम वहाँ पे कहाँ देख रहे हो। भाई नानजी ने तो बड़ी आसानी से मोयन को सारे अटैक को डॉज कर लिया था और साथ ही में उसे एक किक मार के दूर फेंक देता है। मोयन तो हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। वापस से वो नानजी को अटैक तो कर देता है, लेकिन नानजी टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है और उसको वापस से नीचे गिरा देता है। इतने खतरनाक नज़ारे को देख के युजियाओ तो वहाँ पे काफी ज्यादा दंग हो चुकी होती है, लेकिन तभी धुएं से नानजी बाहर निकलता है और युजियाओ को लेके वहाँ से उड़ने लग जाता है। नानजी युजियाओ से बोलता है कि तुम अपनी पावर को इस जगह पे यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे गॉड से सभी लोग नफरत करते हैं। तुम अपनी पावर को यूज करोगी तो यहाँ पे तुम खतरे में पड़ जाओगी। लेकिन तभी मोयन भी उस धूल से बाहर निकल जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से दूर भागने की और मुझसे फाइट करो, आखिरकार तुम मुझसे डर क्यों रहे हो। लेकिन तभी यिंगजी का भी बैरियर टूट जाता है, लेकिन तभी नानजी युजियाओ को एक सेफ प्लेस में छोड़ दिया था और बोला था कि यहाँ से जाना मत, और उसके बाद उन दोनों से फाइट करने के लिए वापस चला गया था। यिंगजी ने नानजी के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन नानजी भी कोई कम पावरफुल नहीं होता, वो बड़ी ही आसानी से उसके स्वॉर्ड को रोक देता है। समझ जाते हैं कि हम इसे अकेले नहीं हरा सकते, इसीलिए वो दोनों एक साथ नानजी को ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन नानजी उनके अटैक को बड़े आसानी से रोक लेता है और उसके बाद वो उनसे बोलता है क्या तुम ये फाइट थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन के यिंगजी बोलता है कि हमें किसी भी गॉड से कोई भी बात नहीं करनी है, तो बस सीधा गॉड को देखते ही मार देते हैं। तभी नानजी समझ जाता है कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। उसके बाद वो अपने शॉट को रख देता है, उसके बाद वो अपने हैंड का यूज करते हुए उन दोनों की काफी ज्यादा धुलाई करने लग जाता है और वो काफी गंदी तरीके से पिटने लग जाते हैं। जो मोयन की पावर को सेंस करके काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसकी फाउंडेशन काफी ज्यादा कमजोर होती है। उसके बाद नानजी ने यिंगजी को बड़ी आसानी से वहाँ पे ठिकाने लगा दिया था। बस इस जगह पे बस मोयन ही बचा हुआ था। अभी नानजी सुप्रीम शॉट फॉर्मेशन का यूज करते हुए वहाँ पे काफी बड़े बड़े शॉट को समन कर लेता है और उसके बाद ज्यादा खतरनाक पावर को देख के तो मोयन के फटके हाथ में आ चुकी होती है और वो बोलता है आखिरकार ये नानजी कितना ज्यादा पावरफुल है। मोयन को अटैक लगने वाला होता है कि तभी उसके ऊपर एक जेट पेंडेंट आ जाता है, जिसे देखते ही नानजी अपने अटैक को रोक देता है। उसके बाद वो उस जेट पेंडेंट को अपनी पावर का यूज करते हुए अपने पास खींच लेता है। पेंडेंट को देखने के बाद नानजी उनसे पूछता है आखिरकार तुम्हारे पास मेरे मास्टर का पेंडेंट क्या कर रहा है। अभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम काइसी होता है। लड़की को देखते ही यिंगजी और मोयन काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। अभी वो दोनों बोलते हैं मिस आपको आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी उसकी मिस बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी मिस की बात सुन के वो दोनों शांत हो जाते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ के नानजी से पूछती है आखिरकार तुमने इस सुप्रीम स्वॉर्ड फॉर्मेशन को कहाँ से सीखा। अभी नानजी उसे बताता है कि मैंने ये फॉर्मेशन अपने मास्टर शिवाई से सीखा है। शिवाई का नाम सुनते ही वो लड़की बोलती है
आखिरकार सिवाई कैसा है। इस बात को सुन के नानजी बोलता है, आखिरकार मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं, आखिरकार तुम हो कौन, मेरी मास्टर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। अभी वो बोलती है कि तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे मास्टर ने ये जेट पेंडेंट मुझे ऐसे नहीं दिया। तभी नानजी उसको आगे बढ़ के वो जेट पेंडेंट लौटा देता है और बोलता है, लगता है आपका मेरे मास्टर के साथ कोई रिलेशन है। अभी ये जेट पेंडेंट मेरे मास्टर ने आपको दिया होगा। सॉरी मैंने आपके साथ ये बदतमीजी की। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे मास्टर के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है कि वो किस जगह पे है। इस बात को सुन के मिस काइसी तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी भागते भागते यूजिया भी उधर आ जाती है। जैसे ही वो यूजिया को देखते हैं वैसे वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, हीवन आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रही हो। अभी यूजिया उनसे पूछती है कि आखिरकार क्या हम पहले भी तुमसे मिल चुके हैं। अभी मिस काइसी उसके पास में आ जाती है और बोलती है कि शुरुआत में तो तुम हमारे साथ नहीं थी, लेकिन बीच में तुम हमारी टीम में शामिल हो गई थी। इस बात को सुन के यूजिया तो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और बोलती है कि आखिरकार मैं इस जगह पे कैसे रह सकती थी, इस जगह पे तो आने कितना ज्यादा मुश्किल है और मैं इस जगह पे रहती थी, क्या बात कर दी। नानजी मिस काइसी से पूछता है, हीवन तुम्हारे साथ कितने समय से रह रही थी। उसके बाद वो उनको बताता है कि दरअसल हीवन की मेमोरी लॉस हो चुकी है। हम इसी सिलसिले में इस जगह पे आए हुए हैं कि आखिरकार इसकी मेमोरी लॉस कैसे हुई। जी कैसे बात सुनकर तो मिस काइसी भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो हीवन के लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ। तभी मोयन सभी को बताता है कि यहाँ पे एक रेतीला तूफान आ गया है, ये तो काफी ज्यादा बुरा है, लेकिन इनको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मोयन अपनी सीटी मार के वहाँ पे अपने फ्लाइंग बिस्ट को बुला लेता है और वो नीचे भी आ जाता है मोयन के पास। साथ में मोयन ने उसको खाने का भी चीज दिया था, जिसको खा के वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। उसके बाद वो सभी से बोलता है, जल्दी से इसके ऊपर बैठ जाओ, बाकी के बाद हमें बाद में करेंगे। उसके बाद वो सभी लोग उस बिस्ट के ऊपर बैठ जाते हैं और उस जगह से वो काफी तेजी से भागने लग जाते हैं। अभी यिंगजी बोलता है, पता नहीं ये रेतीला तूफान अचानक से यहाँ पे आ कैसे गया। तो लग रहा है कि ये सारा कुछ इसी गॉड के कारण हो रहा है, इसी ये गॉड यहाँ पे आया है, तब से ये अपने साथ मुसीबतें लेके चल रहा है। उसकी बात सुन के मिस काइसी बोलती है कि तुम्हें गॉड ऑफ वॉर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता ये किसी भी गलत इरादे से आए हैं इधर। साथ में ये भी बोलती है कि गलती से भी इसके बारे में किसी को बता न देना। और उसके बाद वो नानजी से बोलती है कि तुम अपने डिवाइन पावर का यहाँ पे यूज मत करना, तो इस जगह पे हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है, और साथ ही हो सके तो तुम अपना आइडेंटिटी को भी छुपा लेना। सारी बात सुन के नानजी हीवन से बोलता है कि तुम मेरे नाम से इस जगह पे मुझे मत बुलाना, तुम मुझे किसी और नाम से बुला लेना। नानजी की ये बात सुन के तो ईजियो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें जैसे इलाही बुलाऊंगी। इस बात को सुन के नानजी बोलता है, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे उसी नाम से मुझे पुकार लेना। अभी एक गुफा में एक बैरियर लगी होती है, उसको पार करके वो उस गुफा में आ जाते हैं। और उसके बाद मिस काइसी उनको बताती है कि इस जगह पे नाम गॉड पनिशमेंट डेजर्ट है। यहाँ पे पानी की तो बहुत ही ज्यादा समस्या है और यहाँ पे बारिश नहीं होती, बल्कि यहाँ पर फायर की बारिश होती है। और इस जगह पे जो बैरियर बना रखा है उसको तुमने ही बनाया था। वैली के अंदर आने के लिए तुमने रास्ता इसलिए छोटा बनाया है क्योंकि वैली के अंदर से ज्यादा लोग ना आ सके। हमारी वजह से मूवन वैली में सभी लोग काफी ज्यादा खुशी से रहते हैं। मैं तुम्हारे दिल से शुक्रिया करती हूँ। नानजी बोलता है, हीवन सच में तुमने पास्ट में काफी ज्यादा अच्छे काम किए हैं। मिस काइसी बोलती है कि हीवन तुमने जैसे ही बैरियर सेट किया वैसे तुम इस जगह से गायब हो गई थी। उस दिन के बाद मैं तुम्हें आज ही इस जगह पे देख रही हूँ। तभी मोइन उनको पीछे मुड़ के बोलता है कि मोइन विलेज के अंदर पहुंच चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट सीन में सिटी लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड से मिलने के लिए एक बंदा आया था जिसका नाम किन यूंग होता है, और फिर वो सिटी लॉर्ड से बोलता है इनको अपने बस 10% पावर यूज करनी है और उसके बाद वो बैरियर स्टार्ट हो जाएगा। उस बैरियर के स्टार्ट होते ही हमारी ये सिटी पूरी तरीके से सेफ हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में ज्यादा क्यों सोच रहे हो। फिर उसके बाद हमें सिटी लॉर्ड का नाम बताया जाता है जो कि मोचन होता है। लेकिन तभी उस जगह पे मिस काइसी भी आ जाती है और उसके साथ उसके 2 गार्ड भी होते हैं जिसने नानजी के साथ फाइट किया था। अभी उनका सिटी लॉर्ड मोचन बोलता है, फाइनली तुम इस जगह पे वापस आए गए, इस हिसाब से तुम्हारा सफर तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। तभी मोयन बोलता है, पहले से बहुत ज्यादा मॉन्स्टर कम हो चुके हैं जिस वजह से मैं ज्यादा डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ऐसी बात सुन के एक बंदा खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो बोलता है, तुम्हें तो हमारा एकलौता सहारा हो, अगर तुम डेमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो इस तरह से तो तुम्हारी पावर ही खत्म हो जाएगी। तुम डेमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो हमारी सिटी का बैरियर कैसे मजबूत होगा। फिर हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि डाजू होता है। डाजू की बात सुन के किन्यूंग बोलता है, डाजू बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी डेमोनिक पावर ही नहीं रहेगी तो उस बैरियर को भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, और जब वो बैरियर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो अपने आप ही इस जगह से
हट जाएगा। सभी की ऐसी बात सुन के तो मोयंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, जब से इस गॉड पनिशमेंट डेजर्ट में आया हूँ तब से तुम दूसरों का सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर ही नहीं है कि तुम इस डेजर्ट के अंदर होने वाली मुसीबतों का सामना कर सको। मेरे पास इतनी पावर है कि मैं अपनी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को ठीक कर सकूं, बेशक मेरी इसमें जान क्यों ना चली जाए। इस बात को नांजी और हीवा बाहर से सुन रहे होते हैं। जो उसकी बात सुन के अपने मन में सोच रही होती है, मुझे नहीं पता था कि उसमें इतनी ज्यादा हिम्मत होगी, लेकिन सच में ये डेजर्ट तो काफी ज्यादा खतरनाक है। जाने इस डेजर्ट के चक्कर में इन सभी लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता होगा। ये बाहर भी ये सब कह रही होती है कि तभी मिस कायसी अंदर बोलती है कि मोयन अपनी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को काफी पावर को अपनी लूज कर चुका है। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो इस बार तो इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन तभी सीट लॉर्ड को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई और भी है, जो कि नांजी और हीवान होते हैं। उसके बाद वो अंदर बैठे उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को यहाँ पर छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो उसकी ऐसी बात सुन के तो डर जाती है और बोलते हैं कहीं इसने हमारी बात तो नहीं सुन ली। सिटी लॉर्ड की बात सुन के मोयन बोलता है कि आपको तो पता ही है कि डेजर्ट काफी ज्यादा खतरनाक है। ये दोनों मुझे उसी डेजर्ट में मिले थे, इसीलिए मैं इनको अपने साथ लेके इधर आ गया। इतना वो बोलते हैं कि हीवन और नांजी अंदर आ जाते हैं और हीवन और नांजी को देख के सिटी लॉर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी क्यूनिंग जैसी यूजिया को देखता है वैसे वो सोचने लग जाता है कि मैंने इसको कहीं तो कहीं देखा ही है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये आखिरकार है कौन। तभी डाजू अपने मन में सोचने लग जाता है ये तो हीवान है, और उसके बाद वो सभी को बताता है ये तो हीवान है। फिर उसके बाद वो हीवान के सामने आ जाता है और उसके बाद हीवान से बोलता है तुम इस जगह पे वापस आएगी, लेकिन तुम्हारे साथ ये जो बंदा है वो आखिरकार है कौन? आखिरकार तुम इतने सालों से कहाँ पे थी? हम तुम्हें ढूंढने के लिए काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन तुम हमें मिली ही नहीं। हम सब एक साथ मिलके यहाँ पे काम कर सकते हैं। डाजू की ये बात सुन के मिस कैसी बोलती है, तुम सही समझ रहे हो कि ये हीवा नहीं, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत हो चुकी है। बस कोई भी मेमोरी नहीं है, जिस वजह से इसको याद ही नहीं है कि तुम कौन हो। बेहतर रहेगा कि तुम इसके लिए कोई भी दिक्कत खड़ी ना करो। कैसे की बात सुन के क्यूनिंग बोलता है बेसिक इसके पास इसकी मेमोरी नहीं है, लेकिन इसके पास इसकी पावर तो होगी ही ना। अपनी पावर का यूज करते हुए ये इस बैरियर को मजबूत बना सकती है। अगर ये मोइन सिटी के बैरियर को फिक्स कर देती है तो मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी परेशानी होगी। अभी यूजिया क्यूनिंग से बोलती है मुझे माफ कर देना है, क्योंकि इस जगह पे मेरे पावर भी काम नहीं कर पा रही है। यूजिया की ऐसी बात सुनकर क्यूनिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तो क्या तुम इतनी देर से इतने हमारा टाइम पास कर रही थी? लेकिन तभी चारों तरफ से सोल्जर्स हीवान की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जिसे देखते ही जी को गुस्सा आ जाता है और वो सभी सोल्जर्स यहाँ पे नारे लगाने लग जाते हैं कि तुम इधर से बाहर निकल जाओ। और इसके साथ ही वो नांजी को ऊपर अटैक भी कर देते हैं। भाई नांजी हवा में उड़ जाता है और उनको हवा में पेल के नीचे फेंक देता है, जिसे देख के तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी एक बंदा एक खाई में गिरने लग जाता है, जिसे देखते ही यूजर अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करती है। इस बार उसकी पावर यूज हो जाती है और उस हेलविप से वो उस बंदे को पकड़ लेती है और उसको ऊपर लेके आ जाती है। ऐसे ही जो अपने हेलविप का यूज करती है वैसे ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो उन सभी को पता था कि हेलविप की पावर काफी ज्यादा है, वैसे वो अब यूजर से फाइट भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही वो उस बंदे को सेफली बाहर निकाल देती है। इतने सारा तमाशा देख के सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने ग्रेविटी पावर का यूज करते हुए नांजी और हीवान पे अपने ग्रेविटी पावर यूज करने लग जाते हैं। लेकिन नांजी को होते हुए हीवान का कुछ हो ही नहीं सकता था, जिस वजह से नांजी अपने पावर का यूज करते हुए सभी के ऊपर एक बैरियर बना देता है, जिस वजह से उनको उस ग्रेविटी प्रेशर से कुछ हो ही नहीं रहा था। यूजिया सिटी लॉर्ड से कहती है कि हमें तुम्हारे मामले में घुसने की कोई भी नहीं पड़ी हुई है, हम यहाँ पे अपना सामान कुछ ढूंढने आए हैं। वैसे ही वो सामान हमें मिल जाएगा, वैसे ही हम इस सिटी को तुरंत ही छोड़ देंगे।